स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कल है एक्सपायरी और उससे पहले बाजार आज आपको बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। कल भी हमने देखा सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी रही। आज भी अगर आप देखेंगे बैंक्स एक्शन को लीड कर रहे हैं, पर वो एक्शन आपको जबरदस्त बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने नया लाइफ हाई छुआ है, पहली बार 42,700 के ऊपर गया है और अभी भी देखें तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो सरप्राइज नहीं होंगे अगर आपको इस शो में भी बैंक निफ्टी और नई ऊंचाई पर जाते हुए दिखे। निफ्टी भी ठीक ठाक है, होल्ड आउट कर रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स का ही बड़ा सहारा है। उसके अलावा कुछ और बड़े सेक्टर्स फोकस में नहीं है, बट छोटे मझोले शेयरों में आपको जबरदस्त एक्शन बन रहा है। तो कैसे बनानी है आने वाले 1.5 घंटे की स्ट्रैटेजी, कल एक्सपायरी के लिए किस तरह से करनी है तैयारी, बाजार का डेटा क्या कह रहा है, अनिल जी की क्या होगी स्ट्रैटेजी और कौन से स्टॉक्स पर रहेगा एक्शन, भरपूर चीजें आपको बतानी। आइए सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये आपको बता देते हैं। लाइफ हाई पर बैंक निफ्टी 42,750 के पार ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स लगातार 7वें दिन दौड़ा है, इसका बड़ा योगदान है, पर प्राइवेट बैंक से भी कंट्रीब्यूशन आपको आते हुए दिख रहा है। पर इसके अलावा बेहद सीमित दायरे में आपको कारोबार अन्य लार्ज कैप्स में दिखेगा। निफ्टी 18,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कुछ बड़ी मूव वहां पर नहीं आ रही है। मेटल्स यहां पर हल्का दबाव है, बाकी सारे सेक्टर्स में खरीदारी है, पर कोई ऐसी बड़ी खरीदारी नहीं आ रही है। थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल्स, ऑटो, फार्मा, मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर बड़ी तेजी बन रही है। और ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में आपको अच्छा एक्शन है। हमारे एक्सपर्ट से स्ट्रैटेजी भी लेंगे। डाउ फ्यूचर सुबह से ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। उनका ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, उससे पहले कुछ एक्शन नहीं है। आज शाम एफओएमसी बैठक के मिनट्स आएंगे। यूरोप में भी आपको हल्की फुल्की सुस्ती दिख रही है, बट अदरवाइज ग्लोबल बाजारों से कुछ परेशानी के संकेत इस समय नहीं आ रहे हैं। बस नेचुरल गैस यहां पर आपको रखनी है नजर। यूरोप से सप्लाई डिसरप्ट हो सकता है, रशिया जो सप्लाई करता है उसमें परेशानी आ सकती है और उससे बाद हम देख रहे हैं बड़ी तेजी नेचुरल गैस में बढ़ी है। हमारे खुद के बाजार में आप देख रहे हैं 9% का इंटरडे उछाल है, अभी भी 8.5% ऊपर आपको नेचुरल गैस के दाम दिख रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है जिस पर रखिए नजर। शायद यूरोप का रिएक्शन आज शाम को इस पर आपको आते हुए दिखे, बट अदरवाइज बढ़िया मूड माहौल है। आइए सबसे पहले फोकस करते हैं आज की खबरें और साथ ही कुछ ट्रिगर्स पर जहां पर बाजार की नजर बनी हुई है। नुपुर और अरमान दोनों ही हमारे साथ तैयार हैं बात करने के लिए कि कहां पर करना है आपको फोकस। ट्रिगर्स नुपुर बताएं। गुड आफ्टरनून। क्या है? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जो आज एसबीआई की कॉन्क्लेव है 6 बजे, वहाँ पे एफएम आई हुई है, तो वहाँ से जो भी आता है उस पर बाजार की नज़र रहेगी। ग्लोबल से देखें तो एफओएमसी की जो मिनट है, मिनट जो आने वाली है मीटिंग की मिनट्स, वहाँ पर भी नज़र रहने वाली यूएसए से। कल की बात करें तो पीटीसी के जून तिमाही के नतीजे आते दिखेंगे, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। प्री बजट मीटिंग का जो सिलसिला वो शुरू है और एफएम कल जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कल सर्विस एंड ट्रेड, सोशल सेक्टर जो कि हेल्थ, एजुकेशन, आर&डी, वाटर एंड सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनसे कल मिलने वाली है। जीएसपीएल कल फोकस में, क्योंकि एफएनओ में कल आखिरी दिन है। आईपीओ की बात करें तो कीस्टोन रियल्टर्स की जो आईपीओ है वो कल लिस्ट हो जाएगा। करीबन 2 गुना से ये जो आईपीओ था वो भरा था, उसकी जो साइज थी वो करीबन 635 करोड़ के आसपास की थी। एक्स डेट के चलते भारत फोर्ज इंटरिम डिविडेंड है, तो वहाँ पे नजर रहेगी। पीएफसी के भी इंटरिम डिविडेंड 3 रुपए का, तो ये भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का 55 रुपीज़ का डिविडेंड, जिसमें स्पेशल डिविडेंड है 35 रुपए का, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहेगा। ग्लोबल में कल यूएसए में थैंक्स गिविंग है, तो वहाँ पे छुट्टी है। यूरोप में देखें तो ईसीबी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड पब्लिश करने वाले अकाउंट्स, तो यहाँ पे नज़र रहने वाली है बाजार की। फ्राइडे की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने वाले प्री बजट कंसल्टेशन को लेके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। साथ ही साथ 430 ऐसे स्टॉक्स है एनएसई पे जो T+1 सेटलमेंट में आ जाएंगे, तो यहाँ नजर रहने वाले। गो फैशन का एंकर लॉक इन खत्म होते दिखेगा 1 ईयर का, तो यहाँ पे हो सकता है कोई थोड़ी सेलिंग प्रेशर आते दिखे। इथॉस का भी एंकर लॉक इन खत्म हो जाएगा, 6 महीने वाला ये एंकर लॉक इन था। आईएक्स देखे तो यहाँ पे बहुत बैठक है बायबैक को लेकर, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। अदानी एंटरप्राइजेज इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बोर्ड की बैठक है फंड जुटाने को लेकर फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। एक्स डेट के चलते महाराष्ट्र सीमलेस देखे तो बोनस इशू है 1:1 का। और ग्लोबल से यूएसए की हाफ डे ट्रेडिंग है, क्योंकि थैंक्स गिविंग है, तो वहाँ पे हाफ डे ट्रेडिंग होगी और जो 1 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है वो पूरी तरह बंद रहने वाला है। तो यूएस तो छुट्टी मना रहा है, बट बाकी बाजार खुले हुए हैं और वहां पर आपको एक्शन दिखेगा। हमारे बाजारों में भी एक्शन बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स भी हैं जो खबरों के दम पर रेडार पर हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी,
खबरों में सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथलैब पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनके गैर प्रमोटर वैसे एडवाइजर्स ने लगभग 2% जो है हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है, और उनकी हिस्सेदारी अब 5% से बढ़कर लगभग 7% के आसपास हो गई है, और ये 21 नवंबर को ओपन मार्केट के जरिए जो है हिस्सेदारी खरीदी गई है। टाटा टेली सर्विसेज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके व्हाट्सएप ऐप बिजनेस प्लेटफॉर्म की सुविधा देगी कंपनी। टाटा पावर, जिसमें टाटा पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदानी टाटा पावर मामले में जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल का जो आदेश था वही अब बरकरार रहेगा। ऑरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जो सब्सिडरी है उन्होंने इवाइव के साथ एक करार किया है, और यूएस में एक दवा है उसकी बिक्री के लिए जो है ये करार किया गया है, और इस दवा का उपयोग जो होता है कैंसर के इलाज के लिए इस दवा का उपयोग होता है। टीसीएस स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिंगापुर मैराथन के साथ इन्होंने जो करार ऑलरेडी था उसका विस्तार किया है, और ये 2026 तक जो है वो विस्तार कर दिया है। केपीआईटी टेक, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स प्रोग्राम के लिए इन्होंने रेनॉल्ट के साथ रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक, अगर आप बोलेंगे तो रणनीतिक करार जो है किया है। M&M फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पर 1000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए जो है इन्होंने करार किया है, और ये जो है क्विकलाइज करके जो कंपनी है उनको 6 महीने में जो अगर आप देखेंगे उसको इसकी डिलीवरी देनी है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाद्य और उपभोक्ता जो मंत्रालय ने मंजूरी दी है, मंजूरी इस चीज़ के लिए दी है कि 95 और प्रोडक्ट्स जो हैं इथेनॉल के उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल रही है, और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो लगभग 480 करोड़ लीटर अतिरिक्त जो इथेनॉल है उसका उत्पादन किया जाएगा। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें आप PNB देखेंगे लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स, यूको बैंक 30 लाख, डिलीवरी लगभग 26 लाख, REC 20 लाख, JSPL 11 लाख, और NTPC, जोमेटो और NBCC में 13 लाख से 12 लाख के आसपास के कई सौदे किए गए। ओके, तो ढेरों खबरें हैं, कुछ बल डील्स आज भी होती हुई दिखी हैं। रखते हैं इन सभी काउंटर्स पर नज़र। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी है तैयार बाजार पर आपको नज़रिया देने के लिए। राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही वागले साहब हैं, किरण जी भी हैं हमारे साथ तैयार, सचित जी हैं, एंड ऑफ कोर्स आशु सर की भी हो गई है एंट्री। और बात करेंगे कल की एक्सपायरी है उसकी भी तैयारी करेंगे। आशु सर से जो उनके स्प्रेड्स हैं उस पर भी अपडेट लेंगे, और कॉल्स पर भी करेंगे चर्चा। बट एक बार ज़रा बैंक निफ्टी पर नज़र डाल दीजिए। फ्रेश हाई बनाने की तैयारी बैंक निफ्टी फिर से कर रहा है। 767 आई थिंक अभी फ्रेश हाई बनाया, क्योंकि 762 का आई थिंक प्रीवियस हाई था। अभी शायद एक फ्रेश हाई भी बैंक निफ्टी ने टच किया। खैर ये थ्रू द डे चल ही रहा है, तो उसका एक्शन तो बरकरार है। और अनिल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले गुड तो नहीं, आज तो वेरी गुड, ग्रेट आफ्टरनून। बड़े दिनों बाद तो वेरी गुड वाला हुआ है। ग्रेटेस्ट आफ्टरनून, हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आफ्टरनून। लॉन्ग अवेटेड ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आ गया। निफ्टी थोड़ा ढीला है, सोचो निफ्टी का साथ मिल जाता तो क्या कुछ और क्या हो जाता, बिल्कुल अमेजिंग। बट दो चीज़ें, एक तो बैंक निफ्टी की जो सुबह अपने ओपनिंग पर ही 12 दिन बाद कहा था कि खरीदारी करिए, उसके बाद 2000 में भी कॉल दी थी, उसके भी 2 टारगेट्स हो गए। 675 का पहला टारगेट था, तब 614-15 पर था बैंक निफ्टी। 675 का टारगेट हिट हुआ, 750 का टारगेट हिट हुआ, और उसके ऊपर अभी एक फ्रेश हाई भी बनाए हैं। तो एक बार वहां पर भी अपडेट दे दें और बताएं 1.5 घंटा कैसा रहेगा। 42,900 से 43,500 इसके बीच में कहीं जाके बड़ी रेंज रुकेगा। बन रही है। उसके बीच में कहाँ रुकेगा ये नहीं पता, लेकिन उसके बीच में कहीं न कहीं रुकेगा। और कल तक का टारगेट 42,900 का जो हम बात कर रहे थे कि उतना तो बनता है जी। और याद होगा दीपक अपने बात कर रहे थे 42,622 का लाइफ हाई जो 16 तारीख को बना था, उसको पार करने के बाद 17 तारीख को बीच में कोई ढंग की जगह है नहीं 43,000 तक। राइट, अपनी यही बात होती है। जी बिल्कुल। अब क्या है, कुछ लोगों को क्या होता है कि लिया तुरंत बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। अब आपके हर ऑप्शन प्राइस पे करोड़ों शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये स्पीड अच्छी है जहाँ हर एक लेवल पर किसी को खरीदने का, किसी को बेचने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो एक जमाना था जब बैंक निफ्टी जाना माना जाता, बड़ा चंचल नटखट शरारती था, एकदम से दौड़ लगाता था, एकदम से गिरता था बिना किसी सपोर्ट के आए 200-300 पॉइंट से। अब वो टाइम चला गया, तो अब बैंक निफ्टी को अब वो आपको अलग तरीके से देखना होगा। वो धीमे धीमे प्यार से शॉर्ट कटवाते शॉर्ट करवाते बढ़ता है। सो आई थिंक 42,900 43,500 इसमें से कहीं कहीं वहाँ जाके ये रुकेगा। समझ गया। अभी किस जगह रुकता है इसकी मर्जी, लेकिन उतना है। तरीका ये है कि सुबह अगर आपने खरीदा है 42,600 का कॉल ऑप्शन जो 130 में हमने कहा था, 250, 350, 400, 550 कल तक होल्ड करें, ट्रेल करते चले। एक से ज़्यादा लोड खरीदा तो कहीं प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी वापस आप कर लें। और कैश में अगर आपने खरीदा है तो मैंने इसलिए कहा था कि अगर नीचे आए तो आपको और लेना है जी, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अब आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास का या ऊपर का जहां भी आपको ठीक लगे ट्रेल करते चले। 750 का टारगेट आ गया, 800 का टारगेट आने की तैयारी में है, 767 पहुंच चुका, 800 की तैयारी है, और 950-900 तक का टारगेट है जो कल तक के लिए होल्ड करना चाहिए।
अभी तक तो संकेत है, कल तक के लिए होल्ड करें। डाउ फ्यूचर थोड़ा साथ दे दें दीप, थोड़ा चलाओ ना, थोड़ा चला दें। थोड़ा चलाओ। एक वैसे डाउ फ्यूचर्स तो नहीं, बट एक हमारे लिए और अच्छी खबर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट आप ट्रेड करते फायदा क्या है? हाँ? छुट्टी पे चले गए सर ये लोग। नूपुर भी बोल रही है हाँ कोई फायदा नहीं है। कराता हूँ ना सर अभी फायदा, आप देखो क्या आ रहा है फ्लैश। चलिए बढ़िया, बताइए बताइए। गोल्डमैन सैक्स निफ्टी अगले साल 20,500 का टारगेट दे रहा है 2023 के अंत तक। तो यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली गोल्डमैन सैक्स को दिख रही है। 20,500 का टारगेट नेस्डेक का है? डबल हो जाएगा यहाँ से दे दिया तो। नेस्डेक 20,000 हो जाएगा, हमारा जबरदस्त निफ्टी तो हो अपने आप हो जाएगा 30,000। शूट हो जाएगा। हाँ, निफ्टी का 20,500 का टारगेट कब तक का है? अगले साल के अंदर 2023 अंत तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बढ़िया टारगेट, बढ़िया टारगेट। जोश बढ़ाने वाले हैं, जोश बढ़ाने वाले हैं। करेक्ट। और इसमें एक दो और भी अच्छी चीज आ रही है। रेपो रेट वो कह रहे हैं 6.7% होने का अनुमान है, यानी कि यहाँ से ज्यादा अब बढ़ेगी नहीं, हाइक की संभावना इन्हें भी नहीं दिख रही है। बहुत ही बढ़िया, अच्छे संकेत आ रहे हैं। अच्छे संकेत। फरवरी 2023 मतलब अभी क्या बचे गया, 3 महीने है ना? तो अब तो फिर इसका मतलब ये कि बहुत बढ़िया। 2023 के अंत में 20,500 यानी कि यहाँ से 2,000 पॉइंट, लगभग 10%। नहीं 2023 अंत तक निफ्टी का टारगेट 2023 अंत तक 20,500 ना। रेपो रेट का फरवरी, रेपो रेट फरवरी, हाँ। तो 20,500 अगले साल तक अंत तक, यानी कि एक साल में वही तो यहाँ से करीबन 10-12%। 10-12%। आशु जी टारगेट कम है या बढ़वाना है? ठीक है ना गोल्डमैन का? अनिल जी इतना ही करा दो तो बहुत बढ़िया है। अरे क्या गजब कर रहे हो इतना, आप आज ग्रीन में हो, हम इतना सा न करवाएं? डन, लिख के रख लीजिए सर, आपके ग्रीन होने की खुशी में हो जाएगा। अनिल जी देखिए जी, अनिल जी देखिए, भावनाएं अलग होती हैं और रियलिटी अलग होती है। जी देखो, भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं। अगर भावना रखे, दिल में मन रखे, विचार रखे, आस्था रखे, तो दर्शन हो जाते हैं आंख बंद करने के बाद। नहीं तो फिर पत्थर है, मूर्ति है। बराबर है, बात सही है। हाँ, पत्थर और मूर्ति में इतना ही फर्क है। ये अपने हंसी में फिलॉसफी वाली बात कर दी सर। हाँ, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ एकदम हेवी फिलॉसफी वाली बात कर दी। आया कहाँ से? कुणाल जी विचार ठीक है या कुछ इसमें बदलाव करने की जरूरत है? अनिल जी देखिए, भावना के बिना भाव भी कभी नहीं आते हैं। तो अनिल जी मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ, बिल्कुल सटीक बात की आपने। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करें कि गोल्डमैन सैक्स जो इतनी बढ़िया आपको राय दे रहा है, अगले बड़े बड़े टारगेट लेकर जो चल रहे हैं वो आपके जल्दी आते हुए नजर आए। चलिए, तो बाजार तो ऊपर जाने की तैयारी में है गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से। अभी कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर, सेक्टर्स पर रखनी है नजर? आई कॉल्स लें, ये तो बताएंगे। हाँ, सचिन जी तैयार हैं? सचिन जी तैयार हैं। चलिए, पहला बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडसइंड बैंक में जो कल के सत्र में एक ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ था, उसी का फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी एक्सटेंड हो सकता है 1200-1215 तक। तो इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से नजर आ रहा है, उसी का ये एक्सटेंशन होना चाहिए। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1158 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1200 का एंड सेकंड टारगेट होगा 1215 का। खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, और वागले साहब आई थिंक शो में तो नहीं है, बट उनका आप वागले साहब भी हैं हमारे साथ। इनफैक्ट वागले साहब आप ही धन्यवाद करना चाहेंगे सचिन जी का, क्योंकि आज सुबह आपकी पिक ऑफ द डे भी थी और अच्छी मूव आई है इंडसइंड बैंक में। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। मुझे भी लगता है कि 1215-1220 तक के लेवल आई थिंक कल तक आने चाहिए, और क्लियर कट कल ब्रेकआउट आया था, जो अगले 1 से 2 दिनों में ये मूव कंटिन्यू हो सकती है। बिल्कुल, वागले का बंडल। बताएं सर। दीपांशु, इंडसइंड तो मेरा बाय है ही, लेकिन अभी मेरे लिए SBI में एक ब्रेकआउट है। 600 के लेवल काफी 8 दिनों के कंसोलिडेशन के पार निकला है, और हमने हमारे क्लाइंट्स को ये 50 पैसे नीचे दिया है 600, 6.5-7 के आसपास। अभी 607.30-40 है। मुझे लगता है ये 620 से 625 से तक जाने के लिए 1 से 2 दिनों में ये मूव आनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 602 का होना चाहिए।
ओके, तो 602 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई पर करें खरीदारी। बैंक्स पर ये फोकस वागले साहब ने सुबह इंडसइंड दिया, अभी सचिन जी ने इंडसइंड दिया, और अब वागले साहब की तरफ से आपके लिए आ रहा है एसबीआई, जिस पर आपको मूव दिख सकती है। कैनरा बैंक भी हम सुबह बात कर रहे थे, इस पर भी एक अच्छी मूव आई थी। बैंक्स पर रखिए फोकस, ये आपको अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बाकी फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस, ये भी आपको मूव दिखा रहे हैं, थोड़ा एक्शन उस पर भी बन रहा है। बट एक जगह है जहाँ पर आपको करना है फोकस, और एक खबर आई थी आज सुबह, इनफैक्ट कुछ दिन पहले ये बदलाव भी लागू हो चुका है, थोड़ा इसको समझा जाए डिटेल में। टीआरआई ने अपने टैरिफ ऑर्डर और इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस में बदलाव किया है, और ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए बदलाव है। हम टेलीकॉम की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो केबल ब्रॉडकास्टिंग होती है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसके बारे में है। तो आइए इसको एक बार ज़रा समझा जाए नूपुर के साथ। नूपुर, बताइए क्या है? बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक्चुअली ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जब टीआरआई का पहला न्यू टैरिफ ऑर्डर आया था 2018 में, तब से लेके अब तक काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ थी प्राइस हाइक को लेकर सब्सक्रिप्शंस पर, और उसी के चलते इस इंडस्ट्री में जो टीवी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ था उस पर काफ़ी दबाव दिखा था। अब जो बदलाव किए उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हम देखें तो चैनल बुके जो उन्होंने पहले लागू किया था उसमें सिर्फ 12 रुपये तक के चैनल इंक्लूड किए जा सकते थे, अब वो चेंज करके उन्होंने 19 रुपीज़ के चैनल भी इंक्लूड कर दिया। मोस्टली जो एचडी चैनल्स होते हैं वो 19 रुपीज़ के होते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बुके पे जो डिस्काउंट होता है वो 45% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर हम उसे आला कार्ट से कंपेयर करें तो जो सम टोटल होगा उससे 45% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। फिलहाल ब्रॉडकास्टर्स करीबन 35 से 55% का डिस्काउंट दे रहे थे, तो वहाँ पर एक लिमिट आ गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 19 रुपीज़ से ज़्यादा का कोई चैनल है तो उसे बुके का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, वो एमआरपी बढ़ा सकते हैं और इसे बाहर रख सकते हैं। अब ये जो है न्यू टैरिफ ऑर्डर 2.0 ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था इन ब्रॉडकास्टर्स पे, क्योंकि इसके चलते प्राइस हाइक नहीं लिए गए थे पिछले 3 साल में, और उसी के चलते अगर हम देखें तो जो टीवी इंडस्ट्री सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ है वो वहाँ पे करीबन 2.5% की कंपाउंडेड गिरावट दिखी थी FY 2019 से 2022 तक। अब आगे चल के ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके बाद से टीवी इंडस्ट्री का जो टीवी इंडस्ट्री का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ है वहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशन देखें तो करीबन 6 से 7% की ग्रोथ का अनुमान है, क्योंकि अब यहाँ से प्राइस हाइक्स जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ले सकेंगे। अब जो टीआरआई है उन्होंने कहा है कि जो प्राइसिंग लिस्ट है वो 1 जनवरी 2023 तक आप बता दें, और ये इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो अगले साल फरवरी 2023 से लागू हो जाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव है ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए। ओके, तो ये सारे जो टीवी चैनल्स हैं उनके लिए बड़े फायदे की बात है, राइट? हाँ सर। तो जो भी लिस्टेड स्पेस में सबसे ज़्यादा जी एंटरटेनमेंट है उनके लिए सबसे बड़े फायदे की बात। और आज स्टॉक मजबूत है, इसी वजह से मजबूत है कि अब प्राइसिंग पावर फिर से आ जाएगा, नो डाउट। बाकी जो चैनल्स है एनडीटीवी, टीवी टुडे, जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं जिनके सन टीवी भी हो गया, सन टीवी, इन सबके लिए फायदे की बात है। तो ये प्राइसिंग पावर आएगा, ये प्राइसिंग पावर आज देखने लायक होगा किस तरह का क्या होता है। यस, तो ये बड़ा एक्शन है। एक बार चार्ट पर राय ली जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जी आज सुबह किसने रिकमेंड किया? अच्छा, कल किया था, कल किया था, भसीन साहब के, भसीन साहब ने, हाँ भसीन साहब ने किया था। आइए तो जरा एक बार चार्ट पर राय ली जाए। बताएं कुणाल जी, जी एंटरटेनमेंट। अनिल जी देखिए, अगर चार्ट पर देखें जी के मोमेंटम को, तो इस समय अगर आप देखें तो स्टॉक काफी समय से लैकलस्टर परफॉर्म कर रहा है। गिरावट भी आई, कल इसमें एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन कैंडल बनी थी और आज तेजी बनते हुए दिख रही है। तो मुझे अनिल जी लगता है कि थोड़ा बहुत मूव इसमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। स्टॉक 265 तक जा सकता है, लेकिन तुरंत कोई बड़ा मूव आएगा इसकी संभावना चार्ट देखकर कम लगती है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 265 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो तो खरीदारी की राय हो। ये आपके लिए जी एंटरटेनमेंट पर राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार जरा आशु सर से भी राय ले ली जाए उनकी मार्केट पर भी, और साथ ही साथ अगर उनकी तरफ से कोई स्प्रेड भी है बताएं सर। अनिल जी, मार्केट रेंज बाउंड है, इंडेक्स में थोड़ी सी मूवमेंट है जो कि बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली, और उसको आप बहुत अच्छी तरह से कल आज भी मैं देख रहा था बहुत अच्छी तरह से आपने कवर किया और पॉजिटिव व्यू बनाए रखे हैं अनिल जी। बाकी लैक क्लस्टर है, और दिसंबर में अभी तक मेरा व्यू अनिल जी कंसिस्टेंट है कि मार्केट में बहुत बड़ी कोई इधर उधर की मूवमेंट नहीं है। विक्स अनिल जी 1 साल के लोएस्ट पे आ गया है। नॉर्मली अनिल जी इस तरह का जब विक्स आता है ना
तो मतलब ये है कि तूफान से आने के पहले की शांति है, लेकिन वो तूफान क्या इमीडिएटली आने वाला है? मुझे अनिल जी अभी इमीडिएटली भी कोई तूफान नहीं दिख रहा, क्योंकि अक्सर होता है कि ऊपर या नीचे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है जो इतना कंसिस्टेंटली विक्स, लेकिन विक्स भी अनिल जी कन्विंसिंगली ये कह रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, ऐसे विक्स में कभी कभी क्या होता है कि आपको हमेशा मतलब लेने का सोचना चाहिए कि कैसे करना है, बट एज आई सेड कि दिसंबर में भी मुझे कुछ नहीं लगता, जनवरी ऑनवर्ड्स फिर वो अनिल जी वो जब बजट की स्टोरी शुरू हो जाएगी, तो मैं तो अनिल जी मतलब हम अपनी टीम के साथ बैठ के मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग कुछ शेयर करूंगा, मे बी 1-2 दिन के अंदर। हम तो मार्च की अनिल जी ऑप्शंस कॉल पुट दोनों लेने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई या एक रेशियो स्प्रेड बोथ साइड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग बन के आएगा और मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि नॉर्मली अनिल जी लॉन्ग डेटेड हम करते नहीं है, क्लाइंट्स के लिए बहुत कम होता है। दूसरा अनिल जी, लॉन्ग डेटेड करने में प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, बट अनिल जी बजट इज राउंड द कॉर्नर। आई मीन अगर मैं 3-4 महीने की बात करूं और उसमें इस लेवल ऑफ विक्स में अनिल जी कब तक ये 13 की विक्स रहेगी? इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, दैट टाइम कुड बी टाइम कुड टेक सम टाइम, बट अनिल जी ये विक्स बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और जब इवेंट शुरू हो जाएंगे, अभी अनिल जी देखिए 15 दिसंबर तक कुछ लगता नहीं, फिर एफआईज भी मतलब छुट्टी वाले मोड में चले जाएंगे, तो जो गेम जनवरी से शुरू होगी वो जनवरी से होगी। तो उसके लिए अगर इस विक्स का फायदा उठा के हम अगर कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज बना लें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं जी पे जरूर शेयर करूंगा आपके साथ और व्यूअर के साथ। दूसरी चीज अनिल जी, कुछ अपडेट्स हैं। परसों एक्सपायरी के लिए अनिल जी हीरो या जीरो दिया था एक्सिस बैंक 11.5 रुपए में कॉल, वो अनिल जी 16 रुपए चल रही है। मुझे अभी भी और ऊपर लगती है, लेकिन अनिल जी पैसा बुक करना है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हीरो या जीरो में तो ऐसे ही होता है, बट अभी भी स्ट्रांग लग रहा है अनिल जी। बैंकिंग स्ट्रांग लग रही है तो बैंकिंग इंग्रेडिएंट स्ट्रांग रहेंगे ही, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते रहना चाहिए। एक बुल स्प्रेड था अनिल जी, एक बेयर स्प्रेड था, थोड़े थोड़े से प्रॉफिट है अनिल जी, 20-25 रुपए, 15-20 रुपए दोनों प्रॉफिट में है, बुक कर लेने चाहिए। तीसरा अपडेट है अनिल जी अनिल जी तीसरा अपडेट है कि अगर आपको ध्यान हो अनिल जी, वो जो हमने फ्राइडे को किया था एक्सपायरी अलर्ट, तो टचवुड अभी भी एक्सपायरी अलर्ट के हिसाब से अनिल जी सब ठीक चल रहा है। जो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स थे एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील का मैंने स्पेशली मेंशन किया था, मेटल्स वगैरह ठीक लग रहे हैं, वो चल रहा है। और अनिल जी टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कैम वगैरह में कुछ नहीं हुआ, वो सबड्यूड हैं। ये सारे के सारे व्यूज अनिल जी कल तक हैं, ये खत्म हो जाएंगे। अब अनिल जी बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी की। नेक्स्ट एक्सपायरी का अनिल जी जो सबसे बड़ा मेरा फेवरेट कैंडिडेट है वो इस वक्त यूपीएल है, और यूपीएल का स्प्रेड मैंने दिया हुआ है अनिल जी 750 की एक कॉल लेके 820 की 2 कॉल बेचनी है अनिल जी। 13-14 रुपए में स्प्रेड बना हुआ है, उस स्प्रेड में बने रहना चाहिए, अगला महीना बहुत बड़ा है। सो अनिल जी अभी तक मेरी फेवरेट पिक यूपीएल है, और मुझे फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं नेक्स्ट के लिए। और नेक्स्ट एक्सपायरी के अनिल जी मुझे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक भी दोनों अच्छे लगते हैं। इनके ट्रेड्स कैसे करने हैं, अगर कोई रेशियो स्प्रेड बनाना है या स्प्रेड बनाना है अनिल जी, फ्राइडे को मतलब एक बार नया एक्सपायरी शुरू हो जाए, जरा प्रीमियम सेटल हो जाए, अभी थोड़ा सा गैप रहता है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये अनिल जी ओवरऑल व्यू है मार्केट का, बहुत लैकलस्टर है, दिसंबर भी लैकलस्टर रहता है। एक अनिल जी डेल्टा के बारे में भी और बात करेंगे, क्योंकि बार बार उसकी बात होती है और आप भी कभी याद करते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अनिल जी अगर आप रिसर्च पूरी करें, मतलब आशीष को भी बोले कि अनिल जी ये जीओएम जो मतलब जिस जीएसटी की बात चल रही है, चल क्या रही है, तो मेरा मानना है अनिल जी कि अगर ये जीएसटी फेवर में आती है तो डेल्टा चलेगा, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो जीएम काउंसिल का आता है तो अनिल जी उसमें झटका लगता है। तो मैं बता रहा हूं बिल्कुल 100% अगर कोई नेगेटिव न्यूज से डेल्टा कॉप में झटका लगता है तो बिल्कुल लेना है, पूछना नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। अनिल जी जिस जीएसटी की बात चल रही है ना, या जो कुछ लोग प्रपोज कर रहे हैं, मतलब वैसे तो अनिल जी प्रैक्टिकली सारी चीज समझते हैं, सब लोग फेवर में है, लेकिन कुछ लोग नहीं है फेवर में, जिसकी वजह से बार बार ये डेफर हो जाता है। तो अनिल जी पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल है, उसके बाद कोर्ट भी है। अनिल जी ये ऐसा इम्प्रैक्टिकल सुझाव कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होता। मतलब अनिल जी अगर आप एक कसिनो में 1 लाख रुपए लेके गए हैं, आप अनिल जी कई गेम्स खेल रहे हैं, 50,000 जीत रहे हैं, हार रहे हैं, आपने 7 लाख की टर्नओवर की, तो पहला प्रपोजल था तो 7 लाख पे जीएसटी लगाओ। अनिल जी ऐसी वेग बातें जो सुनने में आ रही है ना, तो अनिल जी जीएसटी अगर किसी भी तरफ से जाइए ऐसा इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मेरा मानना है पॉजिटिव न्यूज पे तो चलेगा ही चलेगा, नेगेटिव न्यूज पे अगर गैप डाउन आए, अच्छा गैप डाउन आए, तो डेल्टा कॉप को बिल्कुल लेना है, कोई डरे नहीं। तो अनिल जी इम्प्रैक्टिकल जीएसटी
जीएसटी वाला नहीं हो सकता, आप अपना जो जीत हार का उसका जीएसटी कर सकते हैं। तो आई थिंक बेटर सेंस विल प्रिवेल, इट सूनर और लेटर, दैट इज द ओनली रीजन कि हर बार डेफर हो जाता है, कोई फैसला नहीं होता इसके अंदर। तो अनिल जी, ये ओवरऑल जो भी स्टॉक्स मैंने जो एक्सपायरी अलर्ट थे, जो नेक्स्ट मंथ का लगता है और जो कल की एक्सपायरी का लगता है, अनिल जी कल की एक्सपायरी में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं लगती है, ये मैंने शेयर किया। और अनिल जी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 आवर कुछ और 1-2 पॉइंट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। अभी तक तो अनिल जी यही है। आशु जी, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा हो जाए कि आप एंकर बन जाए और आप किसी एक कॉर्पोरेट को आमंत्रित करें इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और फिर आप उससे सवाल पूछें, बताएं सर पिछली तिमाही कैसी रही आगे के लिए और आपका क्या व्यू है इस वक्त, डिमांड कैसी थी, प्रॉफिट, और फिर वो पिछली तिमाही का सारा आपको बताए कि हमारा प्रॉफिट ये था, मार्जिन ऐसे थे, रेवेन्यू इतना बढ़ा, इस वजह से बढ़ा, इस वजह से घटा, अगली तिमाही में हम इसका पूरा रिकवरी कर लेंगे, फिर पूरा साल भर हमारा ऐसा जाएगा, ये जाएगा, और फिर पता चला कि आपका सवाल ही खत्म हो गया। पुराना भी सब बता दिया, आगे का भी सब बता दिया, अब उसके बाद आप दूसरा सवाल क्या करेंगे उससे? अच्छा, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, बस ऐसे ही चुप रहेंगे। तो मैं भी कुछ ऐसी फील लेके आ रहा हूं। आइए, तब तक जय तैयार है, जय का जैकपॉट लेकर। बताए जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड अनिल जी, आपको भी बधाई। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का बहुत ही बढ़िया आपका कॉल ऑप्शन आपने जो रिकमेंड किया था वो चला, और थैंक्स अनिल जी, आपने मुझे भी बेस्ट विशेस दिए थे एंड अच्छा मूव बैंक निफ्टी में देखने मिला है। 40 to 500 के कॉल ऑप्शन में भी एक अच्छा मूव देखने मिला। अब जो अनिल जी स्टॉक है वो बैंक निफ्टी में से ही है, आई मीन टू से कि बैंकिंग स्टॉक ही है, आईसीआईसीआई बैंक, इसका 930 के स्ट्राइक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है, बट 29 दिसंबर की एक्सपायरी का। ये चल रहा है अभी 26.40 पर, 26 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है अभी ये। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 22 का, सो 4 रुपए पैसे का ही एक स्टॉप लॉस है जी। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त बन रहा है इसमें। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 32.5 एंड सेकेंड टारगेट इज 37, सो 32 रुपए 50 पैसे, 37 रुपए, ये दो बड़े टारगेट्स के लिए आई मीन टू से कंपेयर टू रिस्क, आई थिंक रिस्क बहुत ही बढ़िया बन रहा है, तो इसको खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी आईसीआईसीआई बैंक हमें लगभग 945 950 तक के लेवल्स यहां से इमीडिएटली दिखाना चाहिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आईसीआईसीआई बैंक का 930 रुपए वाला अगले महीने का लेना भाई कॉल ऑप्शन, अभी वाला नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगले महीने का कॉल ऑप्शन देने की राय इस वक्त आती हुई आपके लिए जय की तरफ से। 22 का स्टॉप लॉस, 32, 50 और 37, ये दो टारगेट के लिए। थोड़ी देर में नितिन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो भी एक बेहतरीन कॉल आपको देने की तैयारी में है, तो नितिन जी का भी इंतजार करते हैं। तब तक आइए, सितंबर तिमाही में एफआईज ने किन किन शेयरों में बढ़ाई है अपनी हिस्सेदारी, आइए ये पूरी डिटेल से ले ली जाए। अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। अरमान बताएं। जी सर, कुल मिला के अगर हमने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 300 करोड़ के ऊपर जितनी कंपनियां हैं उसमें से लगभग 49 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये तो बात 300 करोड़ के ऊपर की हुई। अगर आप 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां देखेंगे तो वो लगभग 36 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एफआईज ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको अच्छी खासी बड़ी हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे आदित्य बिरला कैपिटल की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 2.5% से बढ़कर लगभग 7% के आसपास जो है अभी आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएगा, जहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई। एबीपी 3.5% से बढ़कर लगभग 5% से भी ज्यादा हो गई। ब्लू डार्ट में देखेंगे वहां पर भी 3.5% से 5%। असाई इंडिया वहां पर भी लगभग सेम ऐसा ही है। जेके पेपर की बात करें 3.43 से 6%। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पर भी लगभग 0% के आसपास थी वहां पर 3% हो गए। तो ये तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर काफी बड़ी हिस्सेदारी बढ़ी है। अब उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो Q1 के बाद से अगर आप देखेंगे कि इन शेयर्स ने जिसमें एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है तो शेयर्स ने रिटर्न कैसा दिया है, तो अगर ब्लू डार्ट के अलावा अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां हैं जिसमें बड़ी हिस्सेदारी बढ़ी है, वहां पे बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। मिसाल के तौर पर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करिए 92% बढ़कर आया है। आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 43%, जेके पेपर लगभग
20%। तो ओवरऑल ब्लू डार्ट के अलावा, जो ब्लू डार्ट एक लेगार्ड रहा जिसने परफॉर्मेंस नहीं दिया, बाकी जिसमें भी एफआईज ने अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उन शेयर्स ने रिटर्न भी बहुत अच्छे दिए हैं। और कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, बोले 300 करोड़ से ऊपर ले लीजिए, 1000 करोड़ के ऊपर ले लीजिए, जहां पे एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओके, तो ये है आपके लिए एफआईज की तरफ से स्टेक जिन जिन कंपनियों में बनी है, बढ़ी है, और उन कंपनियों में जो जिस तरह के एक्शन प्राइस वाइज हुए दोनों आपके सामने। एबी कैपिटल 2.5 से 7%, ये तो हमारी लिस्ट में रही है। एबीबी नतीजे थोड़े इतने दमदार नहीं थे शायद, इसलिए ठंडा है, लेकिन 5.5% वहाँ एफआईज की स्टेक होगी देखिए बढ़कर। ब्लू डार्ट, ये कई सारी कंपनियां हैं जहाँ पर एफआईज ने अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है, यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखा। आइए बढ़ते आगे, करते हैं मुलाकात सेठी साहब से। जी सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, 2 स्टॉक्स है आज जिनमें खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। बट उसके पहले अनिल जी धन्यवाद आपको, सुबह के शो में आरसीएफ के लिए आपने मुझे याद किया। आरसीएफ जो मैंने मंडे को मतलब परसों ही रिकमेंड किया था 100 रुपए के लेवल्स पे। आरसीएफ के अलावा हमने आपको पूना वाले के लिए भी याद किया था। हाँ अनिल जी, पूना वाले के लिए। और दूसरा अनिल जी, कल एक वेस्ट कोस्ट पेपर भी मैंने रिकमेंड किया था। हाँ, उसके लिए तीसरा धन्यवाद। 600 रुपए के लेवल्स पर रिकमेंड किया, अभी 655 का भाव चल रहा है उसका। नहीं, एक्चुअली धन्यवाद आप नहीं, धन्यवाद हम आपको देंगे सेठी साहब। ये 3 इतनी दमदार बेहतरीन पिक्स दी आपने, और कल तो फिर भी ठीक है, चलो मूड माहौल थोड़ा सा ठीक होने लगा था। परसों तक तो हालत बड़ी खराब थी, बहुत सारे लोग फोन भी नहीं उठा रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लाइट खराब है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट बंद है, ऐसे ऐसे बहाने भी आते हैं। उस बीच में आपने तो कॉल दिए और सुपर हिट दिए, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। बताएं सर, आज क्या इरादा है? बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक जिनमें खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, वापिस एक फर्टिलाइजर स्टॉक है। जैसे आरसीएफ में हमने एक धुआंधार तेजी देखी है, वैसे ही मुझे लगता है जीएसएफसी भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये अभी 127 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जो जीएसएफसी के नाम से ट्रेड होता है। ये भारत की एक लीडिंग फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फिर सीड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने वाली कंपनी है। अनिल जी, जिस तरह की दुनिया भर में किल्लत है, शॉर्टेज है फर्टिलाइजर्स की, ये फर्टिलाइजर्स कंपनियों के लिए आने वाली तिमाही या आने वाले साल बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर आज तो खबरें हैं कि यूरोप में गैस के प्राइसेस बहुत बढ़े, और उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट वहां की फर्टिलाइजर कंपनीज को होगा जो गैस से ऑपरेट होती है, तो उसका भी एक फायदा देखा जा रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी की बुक वैल्यू है 295 की, मतलब 300 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू, और स्टॉक अभी 127 के लेवल पे है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 0.4 टाइम्स ट्रेड करता है। प्राइस टू अर्निंग्स है सिर्फ 4.3, जो कि बहुत ही सस्ता है। एक टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक जीरो रेट कंपनी है। सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 285 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 231 करोड़ का पैट था। एफआईआईज अराउंड 19.43% स्टेक ओन करते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी बिल्कुल यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह, 140 का स्टॉक टारगेट है और 120 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए जीएसएफसी 140 के टारगेट के लिए खरे आप यहाँ पर खरीदारी। दूसरी कॉल सेठी साहब। दीपांशु, जो दूसरा स्टॉक है, आज सुबह प्रोग्राम देख रहा था, न्यूज पर व्यूज पे कवर हुआ है, राइट्स, जो रेलवेज वाली कंपनी है राइट्स, जो अभी 384 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है, और आज जब मैनेजमेंट से अनिल जी बात कर रहे थे तो उनको सुनने के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया इस स्टॉक के बारे में। ये कंपनी कंसल्टेंसी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स का काम करती है, फॉर रेलवेज के लिए तो करती है, इसके अलावा कई सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जैसे आपके बीपीसीएल है, टाटा स्टील, सेल, एनटीपीसी, फिर इवन आईआईएम्स, जेएनयू, एम्स, इन सब के लिए काम करती है। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, हाईवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, इन सबको कंसल्टेंसी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स का वहां पे काम कर रही है। कंपनी 55 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, मतलब प्रोजेक्ट्स करती है, और रोलिंग स्टॉक का एक्सपोर्ट करती है, जो आज मैनेजमेंट ने भी काफी उसके बारे में चर्चा करी। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 5000 करोड़ की 30 सितंबर को ऑर्डर बुक थी, और उसके बाद अभी पिछले 1-1.5 महीने में भी कई सारे नए ऑर्डर्स मिले, जैसे बेंगलुरु मेट्रो से आईआईटी दिल्ली, अहमदाबाद मेट्रो, और ये सब ऑर्डर्स भी अराउंड 1200-1500 करोड़ तक के ऑर्डर्स है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे डिविडेंड यील्ड है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%,
फिर FIS-DIS भी 20% हिस्सेदारी रखते हैं, जीरो डेट कंपनी और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 16-17 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और रेलवे स्टॉक्स पे मैं खासा बुलिश हूँ। मैंने कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ता पहले RVNL को रिकमेंड किया था, उसमें एक जबरदस्त तेजी बनी है। मुझे लगता है यहाँ से बजट तक के लिए इन सब स्टॉक्स को बिल्कुल रखना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। तो इसमें वैसे मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 400 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना 375। तो एक रेलवे, एक फर्टिलाइजर स्टॉक और अनिल जी दोनों ही हमारी थीम रही है। बिल्कुल, फर्टिलाइजर तो बजट तक के, और रेलवे में आपने कहा था कि डिफेंस के बाद अब रेलवे की बारी आ गई, यहाँ पर मूव करना है। जो तेजी डिफेंस स्टॉक में लोगों की री रेटिंग हुई, वैसी री रेटिंग आपकी रेलवे स्टॉक में होगी। पिछले 1.5 महीने में देखी थी, जब हमने 1.5-2 महीने पहले इस थीम को दिया था। और मुझे याद है तब टैक्स रेल एक स्टॉक था जो हमने दिया भी था, नवरत्न स्टॉक के वक्त में था। नवरात्रि के वक्त हमने ये थीम दी थी कि अब जिस तरह से सरकारी कंपनियों में डिफेंस की री रेटिंग हुई है, वैसी री रेटिंग आप रेलवे की होते देखेंगे। और ये अब हो रहा है। अब आप देखिए हर एक रेलवे स्टॉक तकनीकी तौर पर या फंडामेंटल तौर पर रडार पर आ रहा है। अभी तो ये दिसंबर तक और चलेंगे, जनवरी तक और चलेंगे। तो बिल्कुल पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। गिरावट में जब जहां जैसा मौका मिले आपको खरीदना ही खरीदना है, कोई डाउट ही नहीं, 100%। बिल्कुल। तो रेलवे पर रखिए नजर, फर्टिलाइजर पे ही आपको एक्शन में आ रहा है। दोनों ही थीम्स को आपको कुछ समय पहले बता दिया गया था। नितिन जी भी जुड़ेंगे, और अगर नितिन जी जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरी स्ट्रेटेजी रेडी है। चलिए तो पहले स्ट्रैटेजी ले लेते हैं सर, 2:30 भी बज गया, और फिर नितिन जी से भी जुड़ेंगे। आइए अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का बिगड़। अनिल जी पूरा 1 पॉइंट और गिर चुका है, इनफैक्ट 2 पॉइंट और गिर चुका है डाउ, जहां से शो की शुरुआत हुई थी। अब 5 पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है, 6 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 1.5 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। तो कुछ करने के मूड में अमेरिकी बाजार तो नहीं है। कल उनकी छुट्टी है, बट लग रहा है कि वीकेंड के लिए ऑलरेडी आज ही से लोग निकल चुके हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, छुट्टी आज तो खुलेंगे ना? आज तो खुलेंगे। अच्छा, कल छुट्टी और परसों हाफ डे, तो अभी से छुट्टी के अभी से छुट्टी चलो कोई बात नहीं, हम एक्सटेंडेड छुट्टी तो लेके चली भी गए। बहुत ही बढ़िया जी। यूरोप 0.5% ऊपर, 0.5% नीचे। कच्चा तेल थोड़ा ऊपर है। ये एक चीज नजर रखनी पड़ेगी सर, ये जो रशिया ने किया है गैस का, 10-11% ऊपर यूरोप में दाम है आज गैस के सर। तो शायद उसका कहीं नेगेटिव रिएक्शन आ गया तो आ गया, पता नहीं, बट अदरवाइज और कुछ नहीं दिख रहा है इस समय खतरा। हो सकता है दीप, लेकिन कल तक हमारे बाजार तो वैसे थोड़े सेफ दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 चीजें हैं दीप। पहला इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे आपको खरीदारी करनी थी वो था 18,260 के आसपास, 250-260। आज का लो देख लीजिए 18,251, और वहां से 40 पॉइंट ऊपर है। सो आप अगर 18,300 के ऊपर, मैंने आपको सुबह भी यही कहा था कि 9:15 बजे इंपॉर्टेंट नहीं, 3:30 बजे क्या हम 18,300 के ऊपर बंद हो पाते हैं, ठीक है। 325 के ऊपर हो तो, और ऊपर हो तो डांस करिएगा, 425 तो दूर है, ठीक है, उसके लिए 1 आध दिन का इंतजार। लेकिन अगर 300 के ऊपर भी बंद हो पाते तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। बचे हुए 1 घंटे में क्या करना है? 18,300 ही मेक और ब्रेक लेवल है, और उसकी वजह यह है कि 18,300 के पुट पर 1,12,00,000 शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 18,300 के कॉल्स पर 1,82,00,000 शेयर है, वो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन फर्क बहुत है, करीबन 70 लाख शेयर कॉल राइटर्स ज़्यादा है। वाओ। सो आज का हाई पार करते ही राइटर्स ट्रैप होते नजर आएंगे, उससे पहले नहीं। सो 18,300 के बाद अब फ्रेश तेजी आपको तब करनी है जब 3 बजे तक या 3:05 तक आप 18,325 के पार निकल जाए। फिर दिल खोल के तेजी करिए। 350, 375, 400 में से कोई भी एक टारगेट या एक से ज़्यादा टारगेट आज ही आ जाएंगे। सो 325 पार करना है और टिकना है, ये आपके लिए बड़ी चीज़। अदरवाइज हम 18,300 के आसपास भी क्लोजिंग देते हैं तो कोई बुरा नहीं है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि पुट और कॉल दोनों जगह ओपन काफ़ी ज़्यादा है, और कॉल राइटिंग पुट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए 18,300 को पार करने में थोड़ा पसीना आएगा। होगा एक ही कंडीशन में, जब डाउ फ्यूचर्स आपके 50-75 पॉइंट ऊपर आ जाए। अगर डाउ फ्यूचर्स यही 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में रहते हैं तो 18,325 फिर पार नहीं होगा आपसे। 18,325 पार करने के लिए आपको डाउ फ्यूचर्स 50-75 पॉइंट कम से कम ऊपर चाहिए। ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आज अमेरिका में तेजी होगी, ये अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप पार हो जाएंगे और फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होगी। सो मेक और ब्रेक एक ही लेवल है, 18,300। क्लियर है? ठीक है। बैंक निफ्टी आप हैं इस वक्त 42,750 पर। दीप बहुत मज़ेदार डेटा बने हैं। 42,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जहां से आज आपने एक नया लाइफ हाई बनाया। यस। 55 लाख शेयरों का पुट में 42,700 के पुट, और 42,700 के पुट पर 43 लाख शेयर है। सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर 42,600 पर जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 100 पॉइंट ऊपर
42,700 पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वो 47 लाख शेयरों का। और पिछले आधे पौन घंटे से जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मजे की बात है कि बैंक निफ्टी में हर लेवल पर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो रहे हैं। 42,700 पे भी आज 35 लाख शेयर जुड़े हैं, 42,600 पे 20 लाख शेयर आज जुड़े कॉल राइटर। तो कॉल राइटर करीबन 1,30,00,000 शेयर 42,700 के ऊपर ट्रैप है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए ज़्यादा नीचे आएगा नहीं आएगा। एग्जैक्टली 42,600 के आसपास आए फिर से लेना है। ऊपर का लेवल चूंकि अब कोई ढंग का ब्लू स्काई जोन है, खुला नीला आकाश है, लाइफ टाइम हाई पे आप ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो मेरे लिए कोई ढंग का लेवल दिखता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। अंदाज से बोल सकता हूँ 42,900 43,000 के आसपास जाएगा, वहाँ कहीं आपको ठीक ठाक जगह देखकर प्रॉफिट बुक कर लें बस। समझ गया। हाँ, बट अदरवाइज मजबूत है बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहाँ से 125-150 पॉइंट नीचे आता तो फिर से लेना है, क्लियर कर। सो बेसिकली बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है निफ्टी को ऊपर लाने की, लेकिन 18,300 का जो कॉल राइटर है वो परेशान कर रहा है। वो जो हिल गया तो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह बढ़िया जोश आएगा, वो देखने वाले हैं। डन सर। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव व्यू, स्पेशली बैंक निफ्टी रखिए नजर, इस पर इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है। आइए जुड़ रहे हैं हमारे साथ निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत है, आप बताएं सर क्या है इरादा? ये अनिल जी 18,250 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 85-86 में मिल रही है। ये करीब करीब इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गई और ऐसा लग रहा है कि हम 18,300 की तरफ जाएंगे। इनफैक्ट 18,300 को ब्रेक करेंगे और 18,350 की तरफ जाएंगे। और कॉल राइटर जो 18,300 का है वो ट्रैप होना चाहिए। तो 18,250 के हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 85-86 में, जिसके टारगेट आपके होंगे 120 का और स्टॉप लॉस होगा 55 रुपए का। और ये कल की एक्सपायरी वाला है ना सर? जी, कल की एक्सपायरी वाला। ओके, कल की एक्सपायरी का नितिन जी की राय है निफ्टी में 18,250 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए और ये खरीदना है 85 रुपए के आसपास, 55 का स्टॉप लॉस, 120 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। नितिन जी अब आप आए हैं तो एक जरा व्यू इस पे भी तो दीजिए आप अपने बैंक निफ्टी पर। देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा अनिल जी और ज्यादा स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी ऊपर करीब 43,000 की तरफ जानी चाहिए। और बैंक निफ्टी में जो लीडरशिप अभी आ रही है वो आ रही है आईसीआईसी बैंक से। आईसीआईसी बैंक में ब्रेकआउट हो रहा है 930 के आसपास है, तो यहाँ से लीडरशिप आ रही है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी गिरा हुआ है तो वहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और कल रोल ओवर है तो रोल ओवर मुझे लग रहा है हाई पे ही रोल ओवर होंगे और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है और नया ऑल टाइम हाई लगेगा। तो रोल ओवर मुझे लग रहा है 43,000 के आसपास होना चाहिए बैंक निफ्टी में और निफ्टी के रोल ओवर 18,350 से 18,400 के आसपास होना चाहिए। तो ये भी आपको मजबूती के संकेत दे रहा है। धीमे धीमे बैंक निफ्टी की आज सबसे बड़ी खूबसूरती है ब्रेकआउट देने के बाद भी ऐसा नहीं कि अंधाधुंध दौड़ लगा, बहुत सभ्य तरीके से हाँ एकदम आराम से कि मतलब हड़बड़ी भगदड़ नहीं, प्यार से धीरे धीरे 5 पॉइंट 10 पॉइंट 2 पॉइंट आराम से बढ़ते बढ़ते। बाय द वे नए रिकॉर्ड पर है, जिन लोगों ने अपने टेलीविजन सेट देरी से खोले हों उनकी जानकारी के लिए बता दूं 42,788 जो लेवल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये आप और पूरी दुनिया पहली बार देख रही है इतिहास में, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। अब तक का सबसे उच्चतम स्तर ये 788 ना लिखे क्योंकि अब ये 789 हो चुका है तो ये धीरे धीरे नए रिकॉर्ड बनाता हुआ बैंक निफ्टी। आइए बढ़ते आगे। इसी मजबूत माहौल में कुणाल जी और राकेश जी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़े हैं स्पेशल पिक के लिए। बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल पिक देने से पहले अनिल जी एक छोटा सा अपडेट है। अनिल जी, आज मैंने एक स्पेशल पिक ऑफ द डे सवेरे दी थी एनबीसीसी। अगर उसका दाम अनिल जी देखें तो आप चौंक जाएंगे। 41 का टारगेट हासिल हो गया अनिल जी एनबीसीसी में, तो मुबारकबाद दे दीजिए अनिल जी। हाँ, सुबह 37-75 था। वाओ, क्या बात है, वंडरफुल। और सबसे बढ़िया बात है कि सबको मौका मिला है पूरे दिन भर। ऐसा नहीं कि सीधे 41 रुपए खुल गया और कुणाल जी फिर कह गया मेरा तो टारगेट आगे आ गया, ऐसा नहीं, सबको पूरा चांस मिला। कुणाल जी बधाई स्वीकार करें।
अनिल जी सहर्ष स्वीकार कर लिया अनिल जी, और साथ में अनिल जी अब हमारी स्पेशल कॉल सुनिए जी। अनिल जी पिक ऑफ द वीक इस सप्ताह की राकेश जी की थी रैलिस इंडिया, तो वही हमारी स्पेशल कॉल है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तो अनिल जी क्रांति हो रही है, और इस चार्ट पर एक पैटर्न बना है अनिल जी विशेष, जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। तो पूरा चाय का प्याला आपको चार्ट पर नजर आएगा, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो रैलिस इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। बेहतरीन अनिल जी टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इसमें पहले भी हमने बोला था कि ये आउट परफॉर्म करेगा फर्टिलाइजर स्पेस को। काफी समय से, काफी सालों से स्टॉक में वो आउट परफॉर्मेंस, वो करंट देखने को नहीं मिला जो इस बार लगता है देखने को मिलेगा। तो फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए 235 235 का स्टॉप लॉस है, 255 और 260 के 2 लक्ष्यों के लिए रैलीज इंडिया पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए रैलीज इंडिया पर आए, चाय के प्याले वाला पैटर्न बना है। बंसल जी, ये कुणाल जी के फेवरेट प्याले वाले पैटर्न तो बनते हैं, आपके वाले में नहीं बनते कोई ऐसे पैटर्न ढंग ढंग के? देखिए अनिल जी, घर पे चाय के प्याले ही टूटते हैं अनिल जी, दूसरे ग्लास तो आदमी संभाल के रखता है अनिल जी। क्रिस्टल ग्लास होता है अनिल जी, वो नहीं टूटते हैं अनिल जी। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। ये अनिल जी मैं कह रहा हूँ मधुशाला वाला प्याला कह रहे हैं क्या अनिल जी? पता नहीं, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं बहुत सारे, इसलिए मैंने कहा और कोई प्याले वाला पैटर्न हो तो पूछ लो। किरण जी, होता है ऐसा कोई पैटर्न? अनिल जी, कहने के लिए तो पैटर्न बना ही जा सकता है, बियर मग पैटर्न, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, जो अगर डीप डाउन है तो उसको बियर मग पैटर्न भी कह सकते हैं। सचिन जी सही कह रहे किरण जी? सब सारे प्रॉपर्टीज आई थिंक सेम ही है। जी किरण जी। अनिल जी वागली जी से पूछिए। मैं वहां पहुंच ही रहा था कि आपने सीधा डायरेक्ट कर दिया। वागले साहब, अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपको ही देना है। जी अनिल जी, ये बियर मग तो मेरे समझ में नहीं आता है। मैं विस्की पैटर्न की बात करूंगा। कौन सा? विस्की ग्लास पैटर्न। चलिए, मतलब पैटर्न सब तरह के होते हैं, आपको जो वाला पसंद हो नजरिए की बात है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, किरण जी को सब अलाउड है अनिल जी। देखिए कुणाल जी कनाडा में पढ़ाई करके आए हैं, तो वो भी अपना ज्ञान देते हैं, और किरण जी के सुपुत्र भी अनिल जी बाहर से पढ़ के आए हैं, तो इन दोनों को अनिल जी सब कुछ अलाउड है अनिल जी, कुछ भी बोल सकते हैं। ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। अच्छा, आशु सर से भी जानते हैं। जी आशु सर भी कुछ कहना चाहते हैं, बताएं सर। अनिल जी, ये कुणाल जी ठीक से बता नहीं रहे हैं। जो आजकल मेरी लेटेस्ट क्लासेस चल रही हैं इनसे, ये मुझे ग्लास तोड़ पैटर्न सिखा रहे हैं। अच्छा, टेक्निकली? हाँ जी अनिल जी, ग्लास तोड़ पैटर्न। अनिल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी, अनिल जी देखिए, सारा मामला है कि आप कितने बजे चार्ट दिख रहे हैं। अनिल जी, सवेरे चार्ट देखें तो चाय के प्याले वाले पैटर्न नजर आते हैं, और ये लोग जब शाम को अनिल जी चार्ट देखते हैं तो इनको अलग तरह के पैटर्न नजर आते हैं। तो सब टाइम डिपेंडेंट है अनिल जी। तो वो फिबोनाची सुबह की शाम की अलग है। बिल्कुल। चलिए, तो रैलीज इंडिया दोपहर वाला पैटर्न आपके सामने आया है 255 और 260 रुपए के टारगेट के साथ। और इस बीच शुक्रवार को जय ने भी एनबीसीसी पर रिकमेंडेशन दी थी उनकी जो एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की जो पिक्स थी उसमें, तो कमाल करता हुआ दिखा। जय को भी बहुत बहुत बधाई। स्टॉक्स भयंकर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। कैश वाले स्टॉक्स में एक्शन दी भरपूर। आज बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या में देखें तो बढ़ने वाले शेयर काफी बेहतर है। 1225 शेयर एनएससी पर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और 775 शेयरों पर कमजोरी का माहौल है। बिल्कुल, तो ब्रेथ भी बढ़िया है बाजार की, मूड भी बढ़िया है बाजार का। 42,800 के ऊपर बैंक निफ्टी भी गया है जी, फ्रेश हाई 810 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, 18,300 पर है निफ्टी। सही वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब। और बैंक निफ्टी 42,800 नए हाई की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। पीएसयू बैंक्स पर तो आपका बड़ा भरोसा भी रहा है सर, बताएं क्या करना है, अपडेट्स और आपकी फ्रेश कॉल्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। तो डिसबिलीफ की रैली चलती रहती है, और सब अभी देख रहे हैं क्या होएगा नहीं होएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा। जब माल ही नहीं तो क्या मिलेगा। और उस कारण से पीएनबी भी हो गया 51 रुपए, जो 36-37 पे का था। यूनियन बैंक, साउदर्न बैंक, साउथ इंडिया बैंक, आपको एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, अब मैं और जिक्र क्या करूं।
और अभी भी मुझे लगता है कि बैंक्स में, लेकिन अब यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, बट द ब्रॉडर मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। आपको अपडेट भी दे दूं, कल परसों से आपको जी कह रहा था, देखिए उसमें वो TRAI की बात भी आ गई। जी नाउ बीन एन आउट परफॉर्मर, इट्स अप 2.5। योर NMDC इज अ स्टार, सो इज सेल, जिंदल स्टील, गोदरेज कंज्यूमर, BEL। सुबह आपको मारुति दिया था 2 दिन पहले, इंडसइंड बैंक, सारे शेयर चल गए। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब प्लीज बताएं सर। हाँ, एक और मैं बताऊं कि कैनफिन ने आज ब्रेकआउट दिया। मैंने 514.15 में दिया था 505 का स्टॉप लॉस। अब आप 512 का स्टॉप लॉस रखिए 565 के टारगेट के लिए। वी हैव अप द टारगेट। अब हम अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ा रहे हैं 512 और टारगेट 565 का कायम है कैनफिन। अब आप लीजिए बॉश। देखिए ऑटो में बहुत अच्छी तेजी है और यूरोप में भी जिस तरह से डिमांड आई है, आई थिंक द बेस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीट प्ले ऑन OEM इज बॉश। It is my favorite. As a disclosure, we have a holding in Bosch. 16,600 में लीजिए, keep a stop loss of 16,100. This is heading to 18,000. Maybe a new high also, but 18,000 से कम मत बेचना Bosch. Second pick, Indian Hotel. आप जिस तरह से वेडिंग सीजन और जिस तरह से होटल बुकिंग है, इंडियन होटल विल कम आउट विद द मोस्ट रोबस्ट नंबर्स एवर। 318 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 312, टारगेट ऑफ 340 इज कमिंग बैक इन इंडियन होटल। ओके, तो 340 के टारगेट के लिए खरीदारी करें इंडियन होटल्स और 18,000 के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करें बॉश। 2 बेहतरीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। इस पर रखें आप नज़र। ओके, बट नज़र रखिए स्टॉक्स जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और निचले स्तर से अच्छी मूव आ रही है। PNB लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है और अच्छी मूव आई है, अच्छे ब्रेकआउट आए हैं। रोज़ आपको फ्रेश मूव भी देता है, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती हैं और आज 50 के लेवल्स PNB ने क्रॉस करे हैं। 50.5 ये अब PNB का लेवल आपके लिए निकल कर आ रहा है। भसीन साहब के भी रेडार पर था 50 के लेवल्स, भसीन साहब ने भी दिए थे, हिमांशु जी के रेडार पर था और मुझे याद है राकेश जी, कुणाल जी आपके भी रेडार पर था। इनफैक्ट फ्राइडे को पिक ऑफ द डे और फिर पिक ऑफ द वीक सब मान के आपने कहा था और बड़े बड़े टारगेट्स डबल होने की तो तब क्षमता बताई थी, बट 50 के लेवल पर बंसल जी अब जरा फ्रेश व्यू दें जिन्होंने ये ट्रेड लिया है। नए टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे इस पे? देखिए दीपांशु, इसमें मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है PNB के अंदर 48 रुपीज के ऊपर। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड टाइट, सेट टाइट, और जिन्होंने मिस करा हुआ है मार्केट मौके देता है। दोबारा से 1-1.5-2 रुपए की गिरावट आए तो इसको खरीदें। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव भी हैं तो भी मेरा ऐसा मानना है 55-58 के जोन से पहले यहाँ मुनाफा नहीं बांधना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए PNB। और एक और स्टॉक जो आज मिड कैप IT शेयरों में बड़े एक्शन में आता दिख रहा है, बेहतरीन कंपनी की, वो है मैस्टेक। 4.5% मजबूत होता दिख रहा है 1650 पे। एक बहुत ही स्मार्ट और जबरदस्त मूव पिछले 15-20 मिनट में मैस्टेक में आता हुआ दिखा है। तो मैस्टेक के चार्ट से एक बार जरा नजर डाली जाए। सचिन जी चार्ट देखेंगे जरा मैस्टेक के? जी अनिल जी, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक जरूर नजर आ रहा है, बट मुझे लग रहा है अगर ट्रेंड में एक चेंज होना है तो एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनने की प्रोसेस होनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है जो एक काफी बड़ी गिरावट हो रही थी वो कहीं जाकर थोड़ी सी थम चुकी है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चला जाना चाहिए। ऑन द हायर साइड 1700-1720 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड अभी फिलहाल तो एक अच्छी फ्लोर नजर आ रही है 1600 और 1550 के रेंज में। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा अगर ये समय निकाल देता है तो प्रॉबली एक चेंज इन ट्रेंड का प्रोसेस इनिशिएट होगा। फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो उनके लिए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना होगा 1520 पे। ये है आपके लिए मैस्टेक, बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और यहाँ से बड़ी तेजी के लिए तैयार होता है। बड़ा एक्शन आया दीप और कंपनी तो बहुत ही जोरदार है, बहुत जोरदार, बिल्कुल सर। एक जमाने में हमारा रिकमेंडेशन स्टॉक भी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके 1000 रुपये के आसपास जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद तो डबल भी हुआ है, फिर वापस IT के मेल्टडाउन में नीचे भी आया। आज अचानक से बड़ा मूव दिया तो मेरे रडार पे आया है। तो ये है, आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है जय के लिए बिगुल का, जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, खरीदना है AB कैपिटल फ्यूचर,
बट दिसंबर एक्सपायरी का खरीदना है। 129 पर ये मिल रहा है, 129 पे दिसंबर फ्यूचर्स मिल रहा है अभी एबी कैपिटल का, एनर्जी इसको खरीदना है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 125.50 का, सो 129 पर खरीदे, 125.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में निकल कर आ रहे हैं 134 और 137, सो 134, 137 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे आदित्य बिरला कैपिटल फ्यूचर्स दिसंबर सीरीज का। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है जी इसमें से, फिर रिटेस्ट हुआ नेकलाइन को, और रिटेस्ट होने के बाद अब फिर से इसमें एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स तो अच्छे है ही, मोमेंटम वीकली चार्ट्स पर क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर दे चुका है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के पोजिशनली तो मीडियम टर्म ये स्टॉक रिवर्स हो चुका है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो इसको खरीद के चले। ये है आपके लिए स्टॉक जबरदस्त एक्शन में, और हमारी दिवाली पिक भी रही, और अभी अभी जो हमने एफआईएस की स्टेक का लिंक किया उसमें भी हमने बताया कि किस तरह से आदित्य बिरला कैपिटल में लगातार एफआईएस स्टेक बढ़ा रहे, पिछली तिमाही में भी ये उनकी तरफ से हिस्सेदारी। उस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो बड़े थे वो एबी कैपिटल के थे। आशु जी, एबी कैपिटल पर कोई आपका व्यू कुछ बदला है, तेजी की तरफ है अब आप, या फिर अभी भी थोड़ा इंतजार करना ठीक है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल बदला है, और मुझे लगता है कि ये भी अनिल जी जो नेक्स्ट ईयर का है सरप्राइज कैंडिडेट हो सकता है। काफी टाइम के बाद अनिल जी जो बिल्कुल सबड्यूड और कहीं नहीं जाने वाला स्टॉक था, तो अनिल जी जैसे आईडीएफसी में भी बदला, डेफिनेटली एबी कैपिटल में भी बदला है। मुझे लगता है ये स्टॉक लेके रखना चाहिए, जो इतने टाइम से अनिल जी ने 4 साल इससे तंग किया है, अब वो टाइम आ गया है शायद कि अब ये बिल्कुल जो रिस्क रिवॉर्ड है लेने के बहुत फेवरेबल है, और इसमें पैसे बनेंगे लोगों के। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और लेने की आप चेष्टा कर सकते हैं। नजर रखिए एबी कैपिटल, अच्छा एक्शन इस पर आ रहा है। सचिन जी के लिए भी गुड, बीटीएस डबल टी। बताया सर। दीपांशु, यहाँ पर दालमिया भारत में खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। 1720 का जो एक रेजिस्टेंस था वो उसने काफी अच्छी तरह तोड़ दिया है, एंड काफी दिनों से यहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन या एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन था एक अपमूव के बाद। तो एक बुलिश ट्रेंड अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो उसके टारगेट लगभग 1820 के आसपास एग्जिबिट हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1705 पे। ट्रेडिंग टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1830 तक होना चाहिए, बट पोजिशनली जिस पैटर्न की हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन या फिर जो अभी एक इन्वेंट हुआ है बियर मग पैटर्न, आई थिंक उसके पर्टिकुलर टारगेट्स 2050 तक भी आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से पोजिशनल पर्सपेक्टिव से खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। अच्छा, एक चीज मेरा सचिन जी है, जैसे आप कोई भी चार्ट देखते होंगे, आप सब लोग ही सारे लोगों को भी दिखा दो जो इसमें कोई भी हमारा ज्ञान बढ़ा सकता है, जिसको भी पता हो कि भाई जैसे आपने कोई भी चार्ट खोला, ठीक है, उस चार्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखती, बहुत सारी तो क्या 2 ही चीज़ें दिखती, एक तो प्राइस और दूसरा वॉल्यूम, बराबर। उसके बेसिस पे आप उसमें कोई पैटर्न घुसाते होंगे, करेक्ट, कि किस में बियर मग घुस रहा है, किस में कप एंड सॉसर, या किस में भगवान जाने जो भी, ठीक है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला बना है कि जैसे आपके पास बियर मग पैटर्न है, ठीक है, जैसे सचिन जी के पास है, वो पैटर्न आप बोलो ये मेरे पास पैटर्न है, इस पैटर्न को छोड़ दें सारे चार्ट्स के अंदर, तो चार्ट्स के जंगल में से वो ढूंढ के लाए कौन से स्टॉक में ऐसा पैटर्न बना हुआ है। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या अभी आना बाकी है? किसी के पास जवाब है तो बताए। अच्छा, कुणाल जी बता रहे हैं जी। कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल सही आपने कहा है अनिल जी, इसको पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। हाँ। और अनिल जी एक रिकॉग्निया करके सॉफ्टवेयर भी आता है जिसमें अनिल जी इसी तरह से पैटर्न जो है, आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई करें, हाँ। फिर वो जहां कहीं भी बना होता है अनिल जी प्रॉम्प्ट आ जाता है आपके पास। और अनिल जी पहले ये कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ। अब बहुत चीजें आ गई अनिल जी, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ चार्टिंग में आ गया है, तो हमारा काम भी दिन प्रतिदिन अनिल जी और मुश्किल होता जा रहा है। तो अनिल जी थोड़ा आप हमें श्रेय दें इसका कि बहुत मेहनत करके इतने बड़े घने जंगल में से खोज करके लाते हैं अनिल जी। मुश्किल कैसे, वो आसान हुआ ना। अब तो हमें बंसल जी की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया ये बियर मग पैटर्न ऐसा होता है, हमने उस पैटर्न को छोड़ दिया सारे चार्ट में, तो हमको ढूंढ ले आएंगे। अब तो ये तो काम आसान हुआ, मुश्किल कैसे हुआ? करेक्ट। हाँ। जिनको चार्ट देखना नहीं आता वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जय भी और मुश्किल होता जा रहा है ना। एक मिनट रुको, जय क्या कह रहे, जय का सुनते पहले। हाँ जय बताइए। जी अनिल जी, ये पैटर्न्स काफी बन रहे हैं। 2 चीज कहूंगा अनिल जी। एक तो मैंने
खुद ने यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न जितनी भी होती है वो सारी ऑटोमाइज कर दी है, इंडिकेटर्स सारे ही ऑटोमाइज कर दिए एनर्जी, और उससे काफी सिग्नल्स निकल कर आते हैं, बाय और सेल सिग्नल्स निकल कर आते हैं एनर्जी, और वो एक तरीका हुआ ट्रेड करने का और आइडेंटिफाई करने का। पर दूसरे एनर्जी पैटर्न्स भी है, जैसे ट्राइंगुलर पैटर्न्स हो गए, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हो गए। एनर्जी मतलब वो काफी ट्राई किया मैंने उसको भी ऑटोमेट करूं, ट्राइंगल्स को कुछ हद तक मुझे कामयाबी हासिल हुई एनर्जी, बट कंप्लीटली नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्लोप्स होते हैं वो इतने सारे स्लोप्स होते हैं एनर्जी जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। इवन यूजिंग मशीन लर्निंग भी ट्राई किया, ये सारा तो पाइथन से बनाया हुआ है, और एनर्जी कुछ ऐसे पैटर्न है जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते पैटर्न फाइंडर से भी, उसकी एक्यूरेसी नीचे आ जाएगी। और जैसे कैंडलस्टिक वगैरह जो है जो काफी डिफाइंड है, उसमें एक्यूरेसी 100% है। अच्छा, ओके, तो हर चीज ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। अच्छा सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, इनफैक्ट पैटर्न रिकग्निशन काफी सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, स्पेशली कैंडलस्टिक्स पे तो ऑलरेडी जय ने जिक्र किया है, बट आई थिंक जो मेन स्किल होती है वो आप दोनों टाइम फ्रेम्स को कैसे कंबाइन करते हैं एंड उसमें से आप क्या आउटपुट देते हो। कॉज पैटर्न एक मशीन का काम है कि पैटर्न को कहीं पर भी अगर आपने उसे फीड्स दे दिए तो वो हर एक टाइम फ्रेम में वो आपको आइडेंटिफाई करके दिखाएगा। सो हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में आपको एक नेगेटिव पैटर्न भी दिखे और एक पॉजिटिव पैटर्न भी दिखे। तो फाइनली आपको डिसाइड करना है आपके स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस बेस पे, एंड मुझे लग रहा है वो एक चीज है जो आई थिंक रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर आप ही कह रहे हो आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, सीधी सीधी बात है ना। हम जो सोचे थे कि आप लोगों की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा हम सिस्टम बना लें, हमारा काम ऐसे ही चल जाए, वो चलेगा नहीं होगा। ठीक है सचिन जी, हम समझ गए। हाँ आशु सर कुछ, हाँ आशु सर की राय जरूरी है जी। आशु सर अनिल जी एक मिनट रुकिए। अनिल जी सारे टेक्निकल्स वाले मिलके पूरा, अनिल जी सारे टेक्निकल्स वाले मिलके पूरा आपको घेर रहे हैं। हाँ। और अनिल जी जो सचिन ने बोला ना, आप देखिए वही बात सच हो गई कि वो कह रहे हैं कि पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पैटर्न पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कभी तेजी देख सकता है या मंदी देख सकता है, चार्टिस्ट की स्किल पे है। तो अनिल जी आप ठीक कहते हो ना, मैं चार्ट्स के अगेंस्ट क्यों जाऊं फिर मैं। एंकर पे डिपेंड नहीं करता, एंकरिंग करने वाले पे डिपेंड करता है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसको इस तरह समझ लीजिए अनिल जी, जैसे पहले आप डॉक्टर के जाते थे, वो आपकी नब्स वगैरह देख करके बताता था क्या रोग है। आजकल सब लोग कहते हैं ब्लड टेस्ट कराइए, सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए। तो अनिल जी यही टेक्नोलॉजी है, लेकिन बावजूद उसके अनिल जी जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ता है। आप खुद सीटी स्कैन नहीं पढ़ सकेंगे अनिल जी, इसलिए मान करके चले कि हम डॉक्टर्स की जरूरत आपको हमेशा रहेगी अनिल जी। चार्ट के डॉक्टरों का संगठन बहुत ही मजबूत है, उसमें घुसपैठ लगाना किसी भी एंकर के लिए नामुमकिन सा काम है। चलिए इसी नोट पर बढ़ते हैं आगे कुशल जी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अब और ज्यादा बात करके फायदा है नहीं। इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस पूरी तरह से ठप्पा लगा के साबित कर दी, एस्टैब्लिश कर दी। जी आप लोगों की जरूरत कल सुबह भी रहेगी 8:30 बजे जुड़ जाइएगा मेरे साथ। मतलब अभी नहीं, 3:30 बजे, अभी तो खाली कल के लिए बता रहा हूँ। आइए, CLSA ने ब्रोकिंग कंपनियों पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसकी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हैं कुशल। इस वक्त कुशल बताइए क्या कहा है CLSA ने ब्रोकिंग कंपनियों पर। सर ब्रोकरेज हाउसेज जितने भी हैं उसको लेकर CLSA की जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर महीना वॉल्यूम के लिहाज से काफ़ी कम रहा है। तो उस एस्पेक्ट से ब्रोकरेज हाउसेज, जिस पर ICICI सिक्योरिटीज़ इन पर्टिकुलर इनकी ऑलरेडी अंडरवेट रेटिंग है इस पर, वो ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर आगे भी दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह की वॉल्यूम्स आती हुई दिखी है दोनों ही सेगमेंट्स में, चाहे आप कैश शिपमेंट लीजिए या फिर F&O स्पेस में, वहाँ पर जो डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, डेफिनेटली इसके रीजंस भी इन्होंने बताए हैं कि अक्टूबर में क्यों इतनी कम वॉल्यूम्स होती हुई दिखी। एक तो कम ट्रेडिंग सेशंस थे, और साथ ही जो एवरेज डेली टर्नओवर है वहाँ पर भी आपको कम लेवल्स आते हुए दिख रहे थे, जिस वजह से ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हुए थे। इनफैक्ट ICICI सिक्योरिटीज़, जिसका जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग कंपनी है, उन पर दबाव ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो कैश सेगमेंट में वॉल्यूम्स होता है वो रिलेटिवली इनके ज़्यादा चंक है इनके ओवरऑल रेवेन्यू का। इनफैक्ट 30 महीने से जिस तरह से ट्रेंड आता हुआ दिख रहा था मंथ ऑन मंथ आधार पर, F&O सेगमेंट में आपको लगातार वॉल्यूम्स बढ़ती हुई दिख रही थी। इस बार 30 महीने बाद ये मासिक मंथ ऑन मंथ आधार पर गिरावट अक्टूबर महीने में होती हुई दिखी है। इनफैक्ट लगातार चौथा ऐसा महीना है जहाँ पर NSE की जो एक्टिव क्लाइंट्स लिस्ट है, जो काउंट है, उसमें गिरावट भी होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस का डेटा भी निकल कर आया है कि यहाँ पर कितने जो NSE एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो कितने जुड़े हैं और कितनी गिरावट हुई है उसमें। इसमें ICICI सिक्योरिटीज़ जो CLSA हाईलाइट कर रहा है, लगभग 1.5 लाख यहाँ पर NSE क्लाइंट्स, इनके अकाउंट कम हुए हैं एक्टिव क्लाइंट्स,
वहीं दूसरी तरफ ग्रो जो दूसरी एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है उसके लगभग 94,000 क्लाइंट्स ऐड किए गए हैं। तो इस वजह से ज़ीरोधा के बाद अब ग्रो दूसरी सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी बन गई है इन टर्म्स ऑफ NSE एक्टिव क्लाइंट्स। तो ब्रोकरेज नोट CLSA की तरफ से यही आ रहा है कि ये अक्टूबर महीना वॉल्यूम्स के लिहाज से काफ़ी कम रहा है। वॉल्यूम्स के लिहाज से कम रहा है और बाजार में वैसे पार्टिसिपेशन तो था, बाजार अप ट्रेंड में भी थे, बट थोड़ा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपको कम होते हुए दिखा है। शुक्रिया कुशल, ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। ब्रोकरेज काउंटर्स ये आपके रेडार पर रहने चाहिए, इस पर मूव आपको दिखिए खबर के दम पर। आई खबर के दम पर और जो एक्शन अदरवाइज हो रहा है बाजार में वो है बैंक्स पर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी मूव कर रहा है। किरण जी, उतनी बड़ी मूव नहीं आई है जितनी बाकी बैंक्स में आप आती हुई देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि ये भी अब एक रैली के लिए तैयार हो रहा है बाकी बैंक्स की तरह, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? सर देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो पैटर्न है वो न्यूट्रल है अभी के लिए। बहुत बड़ी मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर एट द सेम टाइम 600 610 एक बहुत अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है और ऑन द हायर साइड 640 650 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो जब तक ये बड़े लेवल्स क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। तो थोड़े बड़े लेवल्स क्रॉस करने दीजिए, फिर बड़ी मूव आएगी। बाकी बैंक्स में बेटर विकल्प है इस समय, ना कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आज सुबह पावर स्टॉक्स पर बात हो रही थी और काफ़ी सारे पावर स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं। कैश मार्केट का स्टॉक जो उतना एक्टिवली रेडार पर नहीं रहता है बट अभी मूव दिखा रहा है वो है CESC। इस पर एक अच्छी मूव आई है। जय, जरा एक बार CESC का चार्ट देखें, आज 5.5% ऊपर है काउंटर। बिल्कुल दीप, बहुत ही जबरदस्त एक मूव आज इसमें देखने मिल रहा है। एक अच्छा बेस रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है दीप इसमें, जिसे हम इनसाइड बार पैटर्न कहते हैं, और उसमें से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 79 तक के लेवल्स, 79 to 81 की रेंज दी टेस्ट होनी चाहिए अब CSC में। दैट वुड बी दी डिसिसिव पॉइंट देयर आफ्टर, क्योंकि 81 के ऊपर जाता है तो ये आपको एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। उसके ऊपर तो आपको लगभग 90 तक की रैली देखने मिलेगी CSC में। अदरवाइज 81 से में फिर से कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा, बट एटलीस्ट उतना तक का मूव तो दिख रहा है। एंड ऑन द डाउन साइड मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु के लगभग 73.5 विल एक्ट एज अ वेरी इमीडिएट सपोर्ट। तो 79-81 के लिए होल्ड करें जिनके पास भी हो, और उसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकता है CESC पर। राइट्स सुबह हमने मैनेजमेंट से बात करी, वो स्टॉक तो जबरदस्त एक्शन में रहा है, बट दो और रेलवे काउंटर्स जहाँ पर आपको बढ़िया मूव दिखी है। RVNL यहाँ पर 9.5% की तेजी है। इरकॉन यहाँ पर भी बड़ी तेजी आपको बनती हुई दिख रही है, लगभग 9.5% ऊपर इरकॉन भी। RVNL तो अब 10% के लेवल पर आ गया है। आज के लिए RVNL इज डन, बट इरकॉन पर मैं बंसल जी की राय लेना चाहूँगा। बंसल जी, देखें पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट इस महीने ही हमने देखा है करीब 15-16 रुपए की मूव चार्ट पर आपको आती हुई दिख चुकी है। अब अगले लेवल्स क्या है सर इरकॉन के लिए? दिवांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में आया हुआ है, तो एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो ये फरवरी 1, 2020 के जो हाईज थे स्पाइक में, उनको भी इसने तोड़ा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करना चाहिए 68 से लेकर 74 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए इरकॉन, और 70 के ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है। तो अभी इसका काम पूरा हुआ नहीं है बेसिकली, यहाँ से भी आपको बड़ी तेजी एक इरकॉन में आती हुई दिख सकती है। चलिए नजर रखेंगे, देखते हैं इरकॉन यहाँ से क्या जाता है। और RVNL राइट्स, ये सारे काउंटर्स भी आपके रेडार पर रहने चाहिए। एक ब्रेकडाउन आया है और वो है अदानी एंटरप्राइजेस पर। आज आपको ये कमजोर दिख रहा है, 3% नीचे अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट इस समय आपको दिखेगा। एक बार इसके ऊपर राय ली जाए। वागले साहब, अदानी एंटरप्राइजेस आज कमजोर हुआ है, 3% गिरा है सर। दीपांशु थोड़ा सा चॉपी है, मतलब ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेना पड़ेगा। मेरे को क्लैरिटी तब आएगी जब ये 3870 ब्रेक करेगा। आज का लो भी वहीं पर है, 3873 जाके वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है। बाय करने की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन बेचना है तो थोड़ा सा ऊपर में 3950, 60, 70 ये रेंज में बेचे 4000 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर 3870 कल ब्रेक होता है तो इसमें 100, 150, 200 रुपए तक की भी फॉल आ सकती है। ओके, तो 3870 ये अब अगला सपोर्ट बनता है जहां तक अदानी का सवाल है। देखते हैं यहाँ से मूव करेगा या नहीं, बट ब्रेकडाउन आया है। एक्टिव बाजार में थोड़ा ये काउंटर आपको बिना पार्टिसिपेशन के ट्रेड करते हुए दिख रहा है। MCX
इस पर पिछले कुछ दिनों से एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मंडे से अब तक करीब करीब 5% MCX दौड़ चुका है। यहाँ पर ऑफकोर्स खबर भी है STT को लेकर, CTT को लेकर मोर इम्पॉर्टेंटली, बट MCX अपने रेडार पर रखें। किरण जी, चार्ट्स MCX से सर 1550 का लेवल। शानदार चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल रहा है। अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, पर मेरा मानना है कि ब्रेकआउट के कगार पे है। एंटिसिपेट करते हुए अगर किसी ने बाय किया है या करना चाहते हैं तो 1530 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और एक बार ये जो पिछला स्विंग टॉप है वो निकल जाए तो फिर मेरा मानना है कि इमीडिएट टारगेट 1625 और फिर उसके बाद 1700, ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे, पर इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपके लिए MCX पर राय, वैसे जो बात हो रही है कि CTT बढ़ाया जाए, डिमांड है, सॉरी घटाया जाए, CTT कमोडिटी घटाया जाए, STT बढ़ाया जाए, ऑप्शंस पर STT बढ़ाया जाए। तो एक बार आशु सर से जरा पूछा जाए। आशु सर, जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ऑप्शन में भारी भरकम वॉल्यूम हो गए हैं, जरा इस पे STT बढ़ाई जानी चाहिए, क्या व्यू आपका? अनिल जी बहुत नेगेटिव है। आप अनिल जी देखिए कि मार्केट का हाल क्या हो गया है। स्टॉक्स में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, वॉल्यूम बिल्कुल डिप्लीट हो गया है। धीरे धीरे जो मैं बिल्कुल बोलता था कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, इंडेक्स की तरफ जा रहा था और इंडेक्स ऑप्शन के थ्रू। इंडेक्स में भी अनिल जी जिस तरह के प्रीमियम्स कम हो गए हैं, ट्रेडिंग इतनी कम हो गई है, उसमें भी अनिल जी निफ्टी छोड़ के अब बैंक निफ्टी में जो नहीं करते थे, मतलब मुझ जैसे लोग, जो मैं बैंक निफ्टी कहता था जो 3 स्टॉक्स में, उसमें भी के 3 स्टॉक कंट्रोल कर लेते हैं, उसमें भी बैंक निफ्टी में शिफ्ट करना पड़ रहा है अनिल जी, स्प्रेड्स बनाने पड़ रहे हैं। तो अनिल जी ऑलरेडी इस स्विच पे इतना काम मतलब बुरा हाल हो गया है। आप अनिल जी क्या होता है कि जो एक ऑप्शन सेलर है ना, वो ऑप्शन सेलर ही रहेगा। और सबसे बड़ी क्या होती है अनिल जी, एक ना लोगों को आदत पड़ गई है कि एक मार्जिन को, मतलब एक मार्जिन यूटिलाइज करके मुझे 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हफ्ते का या 5 लाख रुपए महीने का, जो भी अनिल जी एक प्रीमियम क्रेडिट होता है वो लेके जाना होता है। अनिल जी जो वो मतलब एक्स अमाउंट या क्वांटिटी बेच के वो प्रीमियम मिलता था, अब वो डबल द क्वांटिटी बेच के भी नहीं मिल रहा है। अनिल जी कितना अब तक जाएंगे? तो एक तरफ तो रिस्क बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अनिल जी अगर ट्रेडिंग में इस तरह के अगर ये STT बढ़ाएंगे तो अनिल जी मार्केट के लिए बिल्कुल खराब चीज है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लुकिंग एट डिप्लीटिंग वॉल्यूम्स। अनिल जी ऑप्शन के ट्रेड में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई भी सीक्रेट मॉडल नहीं है। कोई भी मॉडल है ना अनिल जी, जब ठीक लगने लगता है ना और लोग पैसे बनाने लगते हैं, वो ऐसा पॉपुलर होता है कि वो मॉडल ही खराब हो जाता है, वो मॉडल रहता नहीं है और रीइन्वेंट करना पड़ता है। तो अनिल जी गेम तो सारी ऑप्शंस में है, तो पब्लिक अगर ऑप्शंस के अंदर अगर ये बढ़ाएंगे तो अनिल जी ये बिल्कुल बहुत नेगेटिव है हर तरह से। अनिल तो अनिल जी लोगों को तो मतलब पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब एक ये रास्ता आसान मिला हुआ है और उसको मिसयूज करते रहो। तो आई डोंट अप्रूव दिस। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, राय एकदम क्रिस्टल क्लियर। ऑप्शंस पर किसी तरह से STT बढ़नी नहीं चाहिए, एक ही जगह तो वॉल्यूम हो रहा है। वैसे भी अभी तो हमने CLSE की रिपोर्ट बताई आपको एग्जैक्टली ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में वॉल्यूम एक तो आशु जी की वजह से कम हुए आशु जी स्टे हुए, हाँ आशु जी दूर सब दूरी हो गए तो वॉल्यूम CLSE को पता ही नहीं चला क्यों हमें तो पता है आशु जी की वजह से हुआ तो लेकिन दूसरा ये कि अब उसमें भी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड हो रहा है, उसमें वॉल्यूम अगर बढ़िया जाएंगे कहाँ जी ट्रेडर्स? ये सजेशन किसने दिया? मार्केट से ही आया, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव से पता लगाना चाहिए। हमारे रिपोर्टर को कहा जाए कि सजेशन दिया किसने। वंडरफुल, वेरी नाइस, इसका भी पता लगाएंगे। ओके चलिए बढ़ते आगे। और टाटा ग्रुप के एक्विजिशन के बाद एयर इंडिया लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको लग रहा होगा एयर इंडिया लिस्टेड तो नहीं है, लिस्टेड नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको जानना समझना जरूरी है किस तरह की ऊंचाइयां छू रहा है। बताने के लिए कुशल तैयार है। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर एक कंप्लीट टर्न अराउंड की स्थिति बनती हुई जा रही है, क्योंकि जनवरी में हमने देखा कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया और उसके बाद इन्होंने नए CEO की भी नियुक्ति की। इनफैक्ट जो कैंपबेल विल्सन है, उनका सबसे पहला प्रायोरिटी यही था कि जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो एयरलाइन की सुधारी जाए, और सुधारी ऐसी कि अक्टूबर महीने में इन्होंने टॉप ऑफ द चार्ट्स किया है। यानी कि अगर आप 6 एयरलाइंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन ऑन टाइम परफॉर्मेंस एयर इंडिया की आती हुई देखिए 90.8% पर, जबकि अगर आप मार्केट शेयर लीडर के हिसाब से देखेंगे इंडिगो की भी 87.5% थी। तो क्लियर कट विनर यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर महीने के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद ये पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर एयर इंडिया ऑन टाइम प्रदर्शन पर सबसे फर्स्ट रैंक पर आता हुआ नजर आया। डेफिनेटली एक बड़ा टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है मैनेजमेंट चेंज के बाद। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है उसमें एयर इंडिया 90.8%,
अगेन टाटा ग्रुप, विस्तारा 89.1%, एयर एशिया भी टाटा की 89.1% पर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टॉप 3 ऑन टाइम परफॉर्मेंस रही है वो टाटा ग्रुप रिलेटेड कंपनीज की ही आती हुई दिखी है। जहाँ तक मार्केट शेयर की बात है, ऑब्वियसली ऑन टाइम परफॉर्मेंस इस तरह की अगर आगे भी कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली इसकी इंडिकेशंस ये भी हो सकती है कि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो रिलेटिवली कम होता हुआ नजर आए, या फिर अन्य एयरलाइंस जिन्होंने भी मार्केट शेयर अभी तक लिया हुआ है, स्पाइस जेट ले लीजिए, गो फर्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर इनका मार्केट शेयर कम हो सकता है। और एयर इंडिया समेत अन्य जो टाटा ग्रुप की कंपनीज है जिनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस अक्टूबर महीने में काफी सिग्निफिकेंटली बेटर रही है अन्य एयरलाइंस के मुकाबले, हो सकता है कंज्यूमर प्रेफरेंस वहां पर शिफ्ट हो जाए। ओके, तो अब सीरियस चैलेंज लेकर आ रहे हैं, मतलब सीरियस हो रहा है टाटा। तो आपके पास विस्तारा एयरलाइंस है, एयर एशिया है और एयर इंडिया है, तीन हो गई है। तो एक विस्तारा प्रीमियम है, एयर इंडिया भी प्रीमियम के बीच वाली, और एयर एशिया आपकी एकदम लो कॉस्ट डिस्काउंट वाली। तो पूरा एकदम फ्लीट कंप्लीट हो गया। और साथ में अब तो खैर नई भी काफ़ी आ रही है, आकाशा शुरू हो चुकी है, जेट एयरवेज भी कोशिश कर रहा है कि आ जाए। लेट्स सी, मजेदार कंपटीशन होगा, मजेदार होगा। मेरे को इंटरग्लोब पर बल्कि राय भी लेनी थी सचिन जी की, क्योंकि स्टॉक भी आज थोड़ा एक्टिव है। सचिन जी, ऑफ लेट कच्चे तेल के दामों में भी बड़ी गिरावट आई है, राहत बनी है। ऑफ कोर्स ट्रैवल सीजन तो चल ही रहा है। इंटरग्लोब का चार्ट क्या कहता है सर? आज 1900 के ऑलमोस्ट करीब आते हुए दिखा था और उसी लेवल पर है अभी भी। दीपांशु, इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर था पिछले कुछ दिनों से, हम यहाँ पर एक लॉन्ग बायस बिल्ड करने का ही अपडेट्स दे रहे थे। सो यहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट कल के सत्र में एक्टिवेट हो चुका था, एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेंड हो रहा था। तो जिस तरीके से पैटर्न था, जिस तरीके से स्ट्रक्चर था, लगभग 1900 के प्राइस लेवल की एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल आज फाइनली आ चुके हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्टिव फेज था 2120 से लेके 1700 तक का, मुझे लग रहा है वो करेक्टिव फेज कहीं जाकर थम चुका है, एंड अगली चाल मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद वापस अपमूव की ही बनेगी। सो 2050 के एक पोजिशनल लक्ष्य के लिए यहाँ पर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। लगभग ये स्ट्रक्चर तब तक वैलिड रहेगा ऑन द बुलिश साइड जब तक 1740 के नीचे यहाँ से क्लोजिंग नहीं हो। तो मुझे लग रहा है अच्छे ऑलरेडी स्विंग्स यहाँ पर स्टैब्लिश हुए हैं। अगर एक करेक्टिव मिल जाती है तो वापस री एंटर के मौके मिल सकते के संकेत आगे थे। 2-2.25% ऊपर था, तब हमने सुबह कवर भी किया था कि इंटरग्लोब आज कुछ कमाल करने की तैयारी में है, ये साफ दिख रहा था। आइए अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। तैयार है हमारे साथ कुशल आज बैन से बेनिफिट के लिए। कुशल, वैसे तो इस सीरीज की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मैदान खाली है पूरा, आप कुछ भर सकते तो भरे। सर, सिनेरियो यहाँ पर ये बन रहा है कि 5 प्लेयर्स हो सकता है कि यहाँ पर उतरते हुए नजर आए, जिसमें सबसे 2 मोस्ट प्रोबेबल हैं। उसमें एक तो पीएनबी है, 102% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, साथ ही आईबीएल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी 95% से ज़्यादा की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी हमें देखने को मिल रही है। अब यही देखना है कि जीएनएफसी, सन टीवी और डेल्टा कॉर्प, इनकी 90% से ज़्यादा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। अगले 15 मिनटों में अब यहाँ पर ये बढ़ती है या घटती है, ये देखना होगा। बट लार्जली पीएनबी और आईबीएल हाउसिंग तो डेफिनेटली आ रहे हैं। एक दिन के लिए भी चैन नहीं है सर। पीएनबी, आईबीएल हाउसिंग कितना है? नहीं, आईबीएल कैसे आएगा? 95% इसलिए ना जीएनएफसी भी नहीं आएगा। जीएनएफसी भी नहीं आएगा, ना पीएनबी आएगा नहीं, क्योंकि एक तो वैसे भी ना एक्सपायरी के एक दिन पहले रोल आउट होता है, आखिरी मिनटों में पोजीशन और कम होती है। अगर आया तो कौन सा पीएनबी आया तो आया, वो भी कोई चांस कम है, बट ये दोनों तो नहीं आएंगे। आईबीएल और जीएनएफसी नहीं है, आया तो पीएनबी आएगा, बाकी नहीं आएगा। वो भी कई बार क्या होता है कि अभी कितना टाइम बचा है? 15 मिनट में रोल ओवर हो जाएंगे वो तो। आई डाउट कि नहीं ना, चांस तो कम ही है, फिर भी इसकी मर्जी। और एक्शन तो पीएनबी में सबसे ज्यादा रहा है सर इस पूरी सीरीज में, बहुत ही एक्टिव है, कोई डाउट नहीं। चलिए तो ठीक है, पीएनबी रखिए नजर, बड़े बड़े टारगेट्स एक्सपर्ट्स की तरफ से आए। एक दिन आखिरी बचेगा, देखते हैं बैन में आता है या नहीं ये काउंटर। बट बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर से फिसला है आखिरी कुछ मिनट। डाउ सुधर गया है, डाउ सुधर है, डाउ 50 अंक ऊपर हो गया है। डाउ धीरे धीरे करके डे हाई पर। एक्चुअली जब तक डाउ नहीं सुधरा था हम अच्छे थे, डाउ सुधरा है हम नीचे आए हैं सर। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखो, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद 47,850 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई तो सही भी है, गलत क्या है? हाँ, उतना तो बनता भी है सर। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर के लिए बिगुल।
बताया जाए। जी दीप, मॉर्निंग वाला तो टारगेट अचीव हो गया। फर्स्ट टारगेट जो दिया था बैंक निफ्टी का 42,500 के स्ट्राइक का, वो अचीव हो गया। अब 1 दिसंबर की एक्सपायरी का 43,000 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदे आप। ये 207 पर अभी ट्रेड कर रहा है दीपांशु, जिसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 90 रुपए का लगाने का है, 90। सो 90 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई मीन छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, 207 पर आप खरीद रहे हो, 90 का स्टॉप लॉस है, 43,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। पहला टारगेट इधर 325 का बन रहा है, दूसरा टारगेट 415 का है। सो 325, 415 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन खरीद कर चले, बट आउट ऑफ द मनी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, 1 दिसंबर की एक्सपायरी का। निफ्टी समहाउ जो मैंने सुबह भी कहा था कि 18,300, 325, इनफैक्ट अनिल जी के भी वही लेवल मैंने सुने, वही निकल कर आ रहे, तो उसके ऊपर निकल कर ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये साइडवेज ट्रेड कर सकता है, या तो इसी के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। बट बैंक निफ्टी जब तक आई फील दैट 42,500, 600 ये लेवल्स के ऊपर रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 43,000 इज क्वाइट हाई। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खास करके मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक जो है, एक्सिस बैंक है, और पीएसयूज में एसबीआई जो सारा लार्ज कैप है, उसमें तो अपवर्ड मोमेंटम ही है अभी भी। सो आई थिंक दैट बैंक निफ्टी में भी आपको वो अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। निफ्टी माइट कंसोलिडेट। ओके, तो निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, बैंक निफ्टी मूव करेगा, यही बात सुबह भी हमारी चल रही थी और यही एक्शन आपको बाजार में बनते हुए दिखा। इनफैक्ट अनिल जी 3:20 हो गए हैं, आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं सर आपके साथ। टारगेट्स तो आ गए सुबह वाले, अब क्या करके जाना है, कल के लिए क्या करनी है तैयारी, डेटा क्या कह रहा है ये जानते हैं। थोड़ा ऊपर से 100 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, निफ्टी भी सपाट हो गया। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर है 45 पॉइंट ऊपर, नाज़रक फ्यूचर्स डेज हाई पर है 20 पॉइंट ऊपर। यूरोप के बाजार में तेजी है, ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं सर। निफ्टी डे लो पर बंद हो रहा है, सरप्राइजिंग है। ये क्या हो गया सडनली? कि बैंक निफ्टी तो अच्छी मजबूती के साथ बने, ठीक है ऊपर से नीचे आया, लेकिन है तो लाइफ टाइम हाई पे बंद हो रहा है। 42,622 का जो हाई था 16 तारीख का, उसके ऊपर ही निकल रहा है, उसके ऊपर ही बंद हो रहा है। सो आई थिंक वो हमारा फॉर्मूला क्लियर है कि खरीदारी आपको निफ्टी में ही रखनी है, सॉरी बैंक निफ्टी में ही रखनी है। बैंक निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, हेज करने के लिए 42,500 का कॉल ऑप्शन रखें। 250 रुपये का कॉल ऑप्शन का पहला टारगेट था दीप, वो हासिल हो चुका है, और फ्यूचर्स के तो 3 टारगेट हासिल हो चुके हैं। सो आप पार्ट प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं, और दूसरा ये कि चाहे तो 42,500 के कॉल ऑप्शन को, सॉरी पुट ऑप्शन को खरीद कर आप हेज भी कर लें। सो 2 तरीका है, 42,500 का पुट ऑप्शन खरीद लिए, और कॉल वाली पोजीशन चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि क्या कि वो टाइम वैल्यू जो कम होती है। फ्यूचर्स हैं 42,500, उसको होल्ड करें, 42,500 का पुट ऑप्शन खरीदें, एक दिन में कोई ज़्यादा प्रीमियम देनी भी नहीं पड़ेगी, करेक्ट, तो आपकी हेजिंग हो जाएगी, इंश्योरेंस हो जाएगा। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 18,250 की जो क्लोजिंग है, उससे मैं इंप्रेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था सुबह ही, ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बंद कहाँ करवाते हो, बंद दिन के नीचे पे कराओगे तो कैसे काम चलेगा, फिर मज़ा नहीं आया। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं, इसलिए हमारी सुबह 18,325 के ऊपर ही खरीदना है टिकट, उससे पहले नहीं खरीदना है। बिल्कुल परफेक्ट था, 18,325 का ही हाई है दीप, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,250-60 था, वहीं पर जाकर बंद हो रहे। तो बैंक निफ्टी नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट, ठीक है, भूल गए सर, इग्नोर, डजंट डिजर्व आवर अटेंशन। ऐसे दिन परफॉर्म नहीं कर रहे हाँ, हैं गजब यार, मतलब ये क्या बात है। हाँ, बैंक निफ्टी अकेला काम कर रहे हैं सब, है ना, थोड़ा ओके। और इनफैक्ट शार्प फॉल है निफ्टी में पिछले कुछ मिनटों में, इस पर करें फोकस। एक खबर और अनिल जी, जो कल एक्चुअली बाजार बंद होते होते थोड़ी आ रही थी, बट फिर डिटेल्स बाद में आई, तो एक बार समझ भी लेते हैं इसको। इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातचीत कर रहा है, यूके के साथ तो सेपरेट बातचीत चालू है, कनाडा के साथ बातचीत है, बट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये आखिरी लेवल पर पहुंच चुका है, और इस पर अपडेट्स दे रही हैं नुपुर बताइए क्या है ये। बिल्कुल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो लास्ट लेवल पे पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट वहां से जो पार्लियामेंट से अप्रूवल भी आ चुका है, और इंडिया में अगर हम देखें तो जनवरी से चर्चा शुरू हो जाएगी। कल जब कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे वहाँ पर। अगर हम देखें तो 5 साल में करीबन 4,500 से 5,000 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है वो संभव हो सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से।
पहली बार ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में जितना भी इंपोर्ट होगा वो वहाँ पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, और ये ऐसा पहली बार होने वाला है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव। अब सेक्टर्स को अगर हम ड्रिल डाउन करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आईटी सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आईटी सेक्टर को, क्योंकि जब टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे तो आईटी सर्विसेज है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि जो क्वांटम है सर्विसेज की वो कारोबार काफ़ी बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव है आईटी सेक्टर के लिए। फार्मा कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि फ़िलहाल अगर कोई भी मेडिसिन का अप्रूवल चाहिए तो यूएस FDA या फिर यूएस यूके की तरफ से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब वो यहाँ से डायरेक्ट फास्ट ट्रैक होगा, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी सिस्टम से आपको डायरेक्ट अप्रूवल मिल जाएगी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी एक पॉजिटिव है फार्मा सेक्टर के लिए। टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं और वहाँ पे हाई इनकम जो नेटवर्थ वाले लोग उनके लिए एक पॉजिटिव है। और इंटरमीडिएट गुड्स है जो रॉ मटेरियल हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में वो फ्री हो जाएगा ड्यूटी से। तो ये भी एक काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो शेफ़ और योगा इंस्ट्रक्टर्स है अगर वो वहाँ जाके काम करना चाहते हैं तो उनको भी इजीली वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप भारतीय स्टूडेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो एक बहुत इजी वीज़ा प्रोसेस होगा, और उसके बाद आप इजीली काम भी कर पाएंगे। स्मूथ कर दिया प्रोसेस, बढ़िया। शेफ और योगा ट्रेनर्स इन दोनों के लिए खास क्यों? खास ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी इन दोनों के लिए खास रखा। मतलब आपने स्पेशली 2 प्रोफेशन का नाम लिया, राइट? हाँ सर। तो इनका स्पेशली नाम आया उसमें FTA में? हाँ सर। अच्छा, एक ही चीज़ आ रही है मेरे दिमाग में तो फिलहाल, क्या? ऑस्ट्रेलियन मास्टर शेफ आया था, फिर हमने कॉपी किया था तो हमारा ज़्यादा हिट हो गया था। तो हमारे शेफ को शायद वो लोग बुलाना चाह रहे हैं अब। ओहो, ऐसा। खाने पीने के शौकीन तो यहाँ पर ज़्यादा है ना? ज़्यादा है। हाँ, हमारे पैनल पे ही है। अरे दिल्ली चले जाओ भाई साहब आप देखो। मतलब जो हमारा तो एकमात्र जो लंच हुआ था ऐतिहासिक 10-12 जनों का हमारा, जिसमें चोपड़ा साहब से लेके बच्चन साहब से लेके आशु जी से लेके सर्वगुण संपन्न सारे लोग थे जी। तो वो तो गजब ही रहा, मतलब सुपर हिट था वो। हाँ, वो वेन्यू आशु जी आपने चूज किया था ना वेन्यू वो? हाँ जी अनिल जी। हाँ, गजब का था वो। अच्छा। अरे पूछो, बड़ा आनंद आया। तो चलिए, ये है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वहाँ की संसद से मंजूरी मिल चुकी है। अब यूके के साथ होना बाकी है। वैसे यूके के साथ अब होना थोड़ा और आसान होगा, क्योंकि जो टर्म्स कंडीशन आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ डिसाइड कर दी, यूके पे दबाव बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और स्पेशली ये जो वीज़ा की बात है उस पर तो और दबाव आपको बनते हुए दिखेगा। चलिए क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, 1-2 स्टॉक्स पर जल्दी राय ले लें। वागले साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स आज का टॉप गेनर है निफ्टी का 4600 के लेवल पर। इस पर कोई राय सर और कोई ट्रेड दिखता है? दीपांशु ब्यूगल ही बजा दीजिए। इनफैक्ट मैं हाथ ये कर रहा था कि मेरे को इसमें BTST देना है। क्लियर कट ब्रेकआउट की तैयारी है और इसमें बहुत बड़ी मूव अगले 2 से 3 दिनों में आ सकती है। तो 4600 के ऊपर ये अभी निकल रहा है, तो एक 25 रुपए के स्टॉप लॉस से 467075 ये स्टॉप लॉस से 4575 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे 100 रुपए की उसमें अगले 2 से 3 दिन में दिखती है। एक BTST अगर लेते हो तो एक 50 रुपए का टारगेट 4650 का टारगेट आपको कल सुबह मिलना चाहिए। बात करते करते वागले साहब ने लेवल्स भी दे दिए, पर बिगुल की रिक्वेस्ट तो थी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बिगुल, वागले का वंडर, अपोलो हॉस्पिटल्स पे बाय कॉल। कॉल आपके सामने है और अच्छी मूव आई अनिल जी। इनफैक्ट सरप्राइजिंग मूवर रहा है ये, रेडार पर आया नहीं थ्रू द डे, डेज हाई पर बंद हो रहा है। करेक्ट। अपोलो हॉस्पिटल्स ये है आपके लिए टॉप गेनर इस समय, और डेज हाई पर ए से अपोलो, ए से अदानी, टॉप गेनर अपोलो, टॉप लूजर अदानी, और उसी के बीच में पूरा बाजार आज आपको ट्रेड करते हुए दिखा है। HDFC लाइफ ये भी इंटरेस्टिंग काउंटर रहा है और ये भी अच्छी मूव दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले SBI लाइफ भी आई थिंक रेडार पर आया था, बट HDFC लाइफ पर भी एक मूव आई है, इसको भी अपने रेडार पर रखें। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़िया दिन रहा है क्योंकि वापस बैक टू विनिंग वेज आ चुका है बैंक निफ्टी। अच्छी तेजी बनी, 42,800 के ऊपर आज पहली बार गया, लाइफ हाई बनाया 42,861 का। अब जो नया लाइफ हाई, डाउ फ्यूचर्स और बढ़ रहा है, डाउ फ्यूचर्स और बढ़ रहा है, पॉइंट ऊपर हो चुका है। धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती बढ़ाते हुए और
नेस्डेक फ्यूचर्स भी अब 25 पॉइंट ऊपर है, तो अच्छी मजबूती के साथ बाजार बंद होते दिख रहे हैं। 42,700 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग डीप अच्छी कही जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बढ़िया क्लोजिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी पर तो आपको जबरदस्त दिख रही है, लाइफ हाई और लाइफ हाई क्लोजिंग पर भी। निफ्टी 18,250 के करीब, अपोलो हॉस्पिटल, जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स आपके, एचडीएफसी लाइफ अच्छी मूव इस पर आपको आती हुई देखिए, बजाज फाइनेंस में मूव देखिए, एसबीआई, बीपीसीएल, रेड्डीज, ओएनजीसी, कोटक बैंक, सन फार्मा, एनटीपीसी, ब्रॉड बेस थोड़ा पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स द एंड आपको दिखा है, बट एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 ही है निफ्टी का, जितने बढ़े उतने गिरे भी हैं। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स पर आज प्रेशर था, हीरो मोटोकॉर्प फिसला है, पावर ग्रिड पर आपने परेशानी देखी है, भारतीय एयरटेल, एचयूएल, रिलायंस, इन दोनों दिग्गजों का सपोर्ट नहीं था, आईटीसी भी कमजोर था, एलएनटी भी कमजोर था, टीसीएस भी कमजोर था और इन्फी भी कमजोर था, तो कुछ दिग्गजों ने सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी एकदम फ्लैट आपको बंद होते दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी तो आज का स्टार था ही। और वायदा कारोबार का टॉप गेनर जीएनएफसी 5% की आपने दमदार तेजी इस काउंटर पर बनते हुए देखी। पीएनबी 4% 50 रुपए के लेवल पर, इंटरग्लोब एविएशन 1900 पर आता हुआ, चंबल फर्टिलाइजर, कैनफिन होम्स, एमसीएक्स, पीवीआर, फेडरल बैंक, टोरेंट पावर, कमिंस, कोफोर्ज, रेन इंडस्ट्रीज, एलएनटी फाइनेंस, बहुत ही बढ़िया खरीदारी इन काउंटर्स में आपने देखी। इनफैक्ट बढ़िया रैली थी काफ़ी सारे स्टॉक्स पर और बैंक्स और फाइनेंशियल्स तो अच्छे मूव में थे ही। कैनरा बैंक सुबह से बजिंग था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपने मूवमेंट बनते हुए देखा, बजाज फिनसर्व के साथ बजाज फाइनेंस में आपने खरीदारी देखी है, एसबीआई तो ऑफकोर्स एक्टिव था ही थ्रू द डे, कोलगेट और गोदरेज कंज्यूमर मार्केट से ये भी स्ट्रॉन्ग रहे। अदानी ग्रुप के अलावा आपने इंडिया सीमेंट्स में वीकनेस देखी, एम्फेसिस आज कमजोर था, आईसीआईसीआई प्रू फिसलते हुए आपको दिखाए, इंडिया मार्ट, वोडाफोन आइडिया, इप्का, जुबिलेंट फूड लगातार इस पर दबाव है, आज भी 1-1.5% नीचे ही था, बलरामपुर चीनी, टाटा केमिकल्स, मेट्रोपोलिस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कमजोरी रही, डेल्टा कॉप, जीएसटी की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद आज ही 1% नीचे, ओबरा रियल्टी, आरती इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट और साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट फार्मा ये भी आपको फिसलते हुए दिखे। आज का डेब्यू आइनॉक्स विंड एनर्जी 9% नीचे, करीब 2-3%, इनफैक्ट करीब 4-5% नीचे लिस्ट हुआ था और वहां से और आपको फिसलते हुए दिखा है, तो 9% नीचे आइनॉक्स विंड एनर्जी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी माफ कीजिएगा, जिसका आज डेब्यू हुआ है, ये स्टॉक भी फिसला था। कुछ कैश स्टॉक्स और हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, बढ़िया मूव आई थी आज, बड़ी रेल, आरएचआई मैग्नेसिटा, आरसीएफ, एनबीसीसी, आरबीएनएल, इरकॉन, जीएसएफसी, केपीआईटी जिसने रेनो के साथ करार किया है, एमएमटीसी, सीईएससी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और मैस्टिक में आपने मूव देखी। गिरावट पेटीएम, इजी ट्रिप प्लानर्स, जोमैटो, स्टार हेल्थ, सीएट, आईओबी और साथ ही थर्मैक्स, यहाँ पर आपने गिरावट देखी। यार जी 18,250 जिन लेवल्स के आसपास निफ्टी बंद हुआ था कल, उन्हीं लेवल्स पर आज बंद हुआ है, कोई मूव वहां पर नहीं है, बट बैंक निफ्टी सर बढ़िया एक्शन, तो लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए बाजार और अच्छे एक्शन के साथ बढ़ते हुए आगे ये के लिए आता हुआ दिख रहा है। 18,250 क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं ये तो कहेंगे निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी पर अनडाउटेडली 200 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा, 42,700 के आसपास इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी एडजस्ट होकर, तो दीप अच्छा है और डाउ फ्यूचर्स पे 50 पॉइंट। चलिए, तो ये था आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग फिगर आए उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आज शाम के लिए क्या क्या आपके लिए आयोजित किया है। खसरा एक बार फिर सिर उठाने लगा है, मुंबई में छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, अब तक 10 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खसरे का टीका 9 महीने पर देने की बजाय 6 महीने पर देना चाहिए, क्योंकि खसरे की चपेट में अब 6 महीने के बच्चे भी आ रहे हैं, जबकि इस दौरान इनमें मैटरनल एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ऐसे में आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि मीजल्स के वैक्सीन को तय समय से पहले लगाना कितना कारगर साबित हो सकता है, इसकी बढ़ोतरी की वजह क्या है, साथ ही इसके लक्षण के साथ इससे निपटने के उपायों पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगी डॉक्टर पल्लवी सापले जो कि हैं एडमिनिस्ट्रेटर एमएमसी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की, डॉक्टर जागृति सांघवी जो कि हैं पीडियाट्रिशियन नानावटी मैक्स हॉस्पिटल्स के, और साथ ही डॉक्टर चंद्रकांत नहरिया जो कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। देखिए आज शाम 6 बजे गया नहीं खसरा, बाकी है खतरा। मनीगिरू में बढ़ती महंगाई और उस पर नियंत्रण पाने के लिए ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी से दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो चुकी है। क्योंकि मंदी का सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, इसलिए शेयर बाजार समेत अन्य एसेट क्लासेस में निवेश प्रभावित भी हो रहा है। ऐसे में आप आम निवेशक
के मन में जो सवाल रहता है कि आखिर इस वक्त में सुरक्षा के लिहाज से निवेश कहाँ किया जाए, इसी पर होगी चर्चा। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए मंदी महंगाई कैसे करें कमाई। हमारे साथ होंगे प्रतिभा गिरीश जो कि हैं फाउंडर फिनवाइज और सुशील जैन CEO personalcfo.in के। इंडिया 360 की बात करें तो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मंजूरी मिल गई है, आखिरी चरण में है। ब्रिटेन के साथ भी FTA को लेकर बात चल रही है और जल्दी कनाडा के साथ भी FTA फाइनल हो सकता है। तो इंडिया 360 में आपको बताएंगे कि इन देशों से FTA होने के क्या मायने हैं, कैसे ये एग्रीमेंट ग्रोथ का आधार बन सकता है, इसका होगा पूरा विश्लेषण। मुक्त व्यापार ग्रोथ का आधार। इसके अलावा डीमैट डकैत एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। मुंबई में एक बुजुर्ग इंसान के डीमैट अकाउंट से 3 करोड़ के शेयर्स उड़ा लिए गए। इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इन फ्रॉड के कैसे आप बच सकते हैं और आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, डिटेल्ड सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। डीमैट डकैत का फिर अटैक। इंडिया 360 देखना भूले नहीं, शाम 8 बजे आज। चलिए, तो ये था आज का पूरा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स सामने हैं। हल्की बढ़त निफ्टी पर 18,267 और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड क्लोजिंग 42,729 अब आपके लिए दर्ज हो चुकी है। और ऑफ कोर्स आज 42,861 का लाइफ हाई भी बैंक निफ्टी ने बनाया है। बट कमोडिटी बाजार में क्या हाल है, इस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का आज जुड़ने के लिए। कल एक्सपायरी का दिन है, आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। जय, किरण जी, सचिन जी, साथ ही बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब और आशु जी, आपका भी सुबह करेंगे आपके साथ मुलाकात।